उनकी कंपनियों की प्रायोरिटी ये है कि हमें कौन सा मिले, ऑटोमेशन टेस्टर। तो उसको प्रोग्रामिंग भी आती होगी और मैनुअल टेस्टिंग वो जानता ही है, तो उससे हम दोनों काम करा देंगे, मैनुअल भी और ऑटोमेशन। इस वजह से अब मार्केट में सिर्फ प्योर मैनुअल टेस्टिंग पे जॉब सर्च करो तो बहुत रेयर तुम्हारे पास कॉल आएंगे, या तुम्हारे इंटरव्यू ही बहुत कम होंगे। किसी कंपनी को अब मैनुअल टेस्टर चाहिए नहीं भाई, हम एक मैनुअल टेस्टर और एक ऑटोमेशन टेस्टर लें, इससे अच्छा हम एक ही बंदा ना ले जिसके अंदर दोनों गुण हो। और हमेशा सबके पास काम नहीं रहता, तो उसी बंदे से जब जरूरत पड़े तो मैनुअल करवाएं और जब खाली रहे तो ऑटोमेशन करवाएं, है ना। तो मैनुअल टेस्टिंग में एक मेन काम है क्या, तो जरा वही चलते हैं, देखते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, तो मैनुअल टेस्टिंग में तुम एक चीज ये जानते हो कि कोई चीज टेस्ट करनी होती है, जब भी कोई चीज क्या करनी होती है, टेस्ट करनी होती है, तो हम अंदाजे से टेस्ट नहीं करते या ऐसे ही बैठ के टेस्ट नहीं करते। सबसे पहले जब भी कोई चीज हमें टेस्ट करनी होती है, टेस्ट करने से पहले हम ये लिखते हैं कि इसे हम टेस्ट किस तरह से करेंगे, मतलब एक तरह से कहा जाए टेस्टिंग के स्टेप्स लिखते हैं। जैसे ये देखो एक एग्जांपल है, और ये तो प्रोसेस तुमको बताया ही है कि जब भी कंपनी में काम होता है तो क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट को टेस्टर क्या करता है, टेस्टर और डेवलपर दोनों एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, कोई गलती उनको लगती है तो वो बीए को बताते हैं, फिर रिक्वायरमेंट पे वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, और उधर डेवलपर जो होगा वो डिजाइन बनाएगा। देखो एक बार ये फिर से लिख दे रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, एक बीए होगा, एक वर्क क्या है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको एक वर्ड और भी इस्तेमाल करते हैं, ये लिखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसको गैदरिंग पढ़ते हैं, गैदर लिखो पहले, गैदर माने होता है इकट्ठा करना, क्या, इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, और सुनो, हाँ अपनी या तो कॉपी में ऐसा बनाओ या यहाँ नोट करते जो जाओ फिर इनको, क्योंकि ये जो टर्म्स इस्तेमाल होंगे ये कुछ 200-300 ऐसे टर्म्स होंगे जो लाइफ टाइम इस्तेमाल करोगे भाई। जिस टेक्नोलॉजी में जिस चीज से रिलेटेड रहोगे वैसे ही वर्ड रहेंगे ना, वैसे ही टर्म्स रहेंगे ना, तो ये तुम्हें रहेंगे। तो लिखो गैदर, GATHER, गैदर माने इकट्ठा। जैसे लोग, तुम लोग ना महुआ बीनते हैं तो क्या कर रहा है, एक तरह से गैदरिंग कर रहा है। या हम अभी एक यहाँ पार्टी से 10 दोस्तों को बुलाएं तो कहेंगे यार वहां एक गैदरिंग, मतलब वहां कुछ लोग क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए। बहुत से लोग पार्टी नहीं बोलते, वो कहते हैं यार छोटी मोटी वो थी, जैसे घर 4-6 अगल बगल के लोगों को बुलाया है, अटदारे पटदारों को, तो कहेंगे यार ज्यादा कुछ नहीं था, छोटी सी फैमिली गैदरिंग। फैमिली गैदरिंग का मतलब कुछ लोग मेरे जो आसपास के थे या मेरे जानने वाले थे वो इकट्ठा करके एक छोटी सी क्या थी, पार्टी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब ये काम किसका है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग काम किसका है, ये देखो, इस ये एक देखो, एक लिख देते हैं, एक तरह से ये क्या है, वर्क है, और इस पे वर्क करने वाला कौन होता है, राइटर कौन होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है और रिक्वायरमेंट को लिखता कौन है, बीए। ठीक है, इसके बाद वो तुम्हें रिक्वायरमेंट बना देता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, इसके बाद फिर क्या करता है, या बीए, ये एक वर्ड और देखो, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब बनाना, तैयार करना, ये वर्ड इस्तेमाल, ये भी लिखो, ये सब वर्ड लिख लो, एक कॉपी बनाएंगे हम अपनी अपनी अलग अलग, जिसमें ये सारे वर्ड लिखे होंगे, प्रिपेयर, गैदरिंग, कंसिस्ट, कंटेन, ऐसे दुनिया भर के वर्ड्स आएंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे, और उन्हीं से ही हमारे सारे सेंटेंस भी बनेंगे। जो किताबें भी इनके बारे में पढ़ोगे, जो नेट पे डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो वहां भी तुमको यही वर्ड्स दिखाई देंगे, इधर उधर की चीजें दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, उसमें वहां कोई बायोलॉजी के टर्म नहीं दिखाई देंगे, फिजिक्स के टर्म्स नहीं दिखाई देंगे, वो वही वर्ड्स दिखाई देंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, इससे, टेस्टिंग से रिलेटेड होंगे। तो इसमें यही सब होंगे या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो बीए प्रिपेयर्स, देखो बीए अकेला है ना, बीए का आदमी हम बोल रहे हैं, तो बीए प्रिपेयर्स
क्या लिख देते हैं BRD। और BRD का फुल फॉर्म क्या बताया था? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये बताया था ना। तो BA देखो इंग्लिश में सही लिखी है हमने, BA प्रिपेयर, BRD नहीं लिखा। अब रिंकू सर का याद करो, वो क्या बताए थे, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं BA रिक्वायर BRD बनाता है, तो BA तो एक वचन है ना, तो उसमें वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ना, इसीलिए देखो BA प्रिपेयर नहीं लिखा हमने, BA प्रिपेयर्स BRD लिखा, कि BA जो है वो BRD बनाता है। ठीक है, और BRD का मतलब क्या है ये तुम्हें पता है, यहां लिख देते हैं BRD और ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है? बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब ये जब BRD प्रिपेयर हो जाती है तो अब पिक्चर में आते हैं कौन? रिव्यू। एक होता है रिव्यू करना ना, हम तुम्हें कुछ देंगे ना कि यार लो देखो सही है कि गलत है, यार लो हम तुमसे कुछ हम करवाना चाहते हैं, लो देख लो कोई इसमें समस्या हो तो हमसे पूछो, तो तुम उसको रिव्यू करोगे ना, तो जो रिव्यू करता है उसको कौन बोलते हैं? रिव्यूअर। जो रिव्यू करता है उसे क्या बोलते हैं? रिव्यूअर बोलते हैं। ये करता क्या है, ये कौन 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 रिव्यूअर होते हैं पहले ये देख लो भाई। देखो डेवलपर भी होते हैं, डेवलपर्स, टेस्टर्स और आर्किटेक्ट्स। हाँ, ये तीन बंदे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, या हाँ जिसे ऐसे भी बोलते हैं, BA जैसे होता है बिजनेस एनालिस्ट, वैसे ही आर्किटेक्ट मतलब वही करना है सिस्टम आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये तीन लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं, इसको लिख देते हैं। रिव्यूअर है, ये करते क्या है ये भी लिख देते हैं, इनका वर्क यहां लिख देते हैं, ये वर्क क्या करते हैं इस रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये बात समझ में आ रही है इस तरह से टेबल ना? तो ये वर्क क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं क्या, रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब मत समझे, अगर हमें तुम्हें कुछ दें कि भैया ये 4 पन्ना लो, इसको एनालाइज करो और इसके हिसाब से तुम ये चैप्टर की सवालें लगाओ, या फिर हम तुमको एक मैनुअल दें किसी चीज का, मैनुअल मतलब मान लो मोबाइल चलाने का, एक 4 पन्ने का दे देना, या एक मशीन ले आए, मशीन का मैनुअल दे दे कि भैया उसमें लिखा हुआ मशीन कैसे चलानी है, क्या करना है, तुम उसका मशीन का मैनुअल पढ़ोगे ना। कोई भी मशीन ले आओ, एक कागज की किताब मिलती है छोटी सी कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसका मैनुअल बोलते हैं। तो मैनुअल एनालाइज करोगे, या फिर मतलब एनालाइज करने का मतलब एक तरह से एक समझो उसका गहन अध्ययन करना, हाँ विश्लेषण कर। विश्लेषण कैसे करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तब तो विश्लेषण करोगे किसी चीज का। तो एक वर्ड याद लिखो, ये भी वर्ड, रिव्यू लिखो, एनालाइज लिखो। एनालाइज वर्ड आया है कहां से, ये भी लिखना, एनालिसिस से। एनालाइज होता है और क्या होता है, एनालिसिस। ANLYSIS नहीं सर, ANA एनालाइज में एक वर्ड और भी शुरू है, ANALYSU ना, एनालिसिस में भी यही, नहीं है, हाँ ऐसे। ये क्या हो गया, एनालिसिस। तो ये वर्ड लिखना, एनालाइज लिखो, रिव्यू लिखो, हाँ नहीं एनालाइज लिखते भी हैं, ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में एनालाइज ही लिखते हैं, जेड लिखते हैं। एनालाइज आया कहां से, एनालिसिस से। किसी चीज का एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब उसके बारे में डिटेल में जाके, डिटेल मतलब सब जानते हो ना। यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल होगा, डीप। एक वर्ड और लिखो, क्या लिखो, डी डबल हम लिख दे रहे हैं, DEEP। डीप मतलब गहरा। लोग कहते हैं ना डीप में पढ़ रहे हैं, मतलब गहराई में पढ़ रहे हैं। तो हमारा भी क्या है, जो एनालिसिस है वो एक तरह से क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे और उसकी एनालाइज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, डीप एनालिसिस मतलब गहराई से उसका विश्लेषण करेंगे, उसको ढंग से पढ़ेंगे। वो जो 4-6-8 पन्ने का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको, वो ऐसा नहीं ऐसे बस कहानी तरह भग गया देख के, वो 4-6 बार पढ़ेगा। एक बार अभी पढ़ेगा, फिर दोस्त के साथ कहीं चाय पीने गया, वापस आया, फिर अपने सेट डेस्क पे बैठा, फिर खोलेगा, फिर पढ़ेगा, 3-4 बार उसको क्या करेगा, पढ़ेगा।
एक कॉपी और एक पेन भी लिया रहेगा, जो उसमें उसको बातें पॉइंट करने लायक रहेंगी वो पॉइंट भी करेगा, जो नहीं समझ में आएगा वो भी लिखेगा कि हमें पूछना है, किसी भी चीज पे कंफ्यूजन होगी तो वो भी लिखेगा, या उसको उसमें कोई कमी दिखाई देगी तो वो भी लिखेगा। कौन? डेवलपर भी, टेस्टर भी, और ये आर्किटेक्ट, इनका काम यही है। ठीक है। और वर्क क्या है? रिव्यू है। और एनालाइज करेंगे क्या, या इसी वर्क को कहते भी क्या है ये भी बता दें। इस वर्क को, इसी को वर्क को और क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसी वर्क को और क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या करो? रिक्वायरमेंट एनालिसिस गैदरिंग के बाद। बिल्कुल गैदरिंग। जब वो रिक्वायरमेंट, वो रफ रिक्वायरमेंट बीए डेवलपर से, उससे क्लाइंट से ले लेगा, फिर एक बीआरडी तैयार करेगा, तब तो एनालिसिस करोगे ना, उसके पहले कहां से कर लो? इवन एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको हम उसमें बनाते हैं, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें एक एक्सेल शीट, ठीक है, तो एक मिनट, चलो इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से क्या कर सकेंगे, इसकी साइज बदल सकेंगे। तो भैया रिक्वायरमेंट में इसका पहला काम क्या है? पहला वर्क कौन है इसका? और राइटर लिख देते हैं, या एक तरह से क्या लिख देते हैं? वर्कर। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, करेगा कौन? बीए। ठीक। और एक वर्क और रहेगा जिसका नाम होगा क्या? ये। अब एक तरह से ये एक अक्षर ये भी लिख देते हैं क्या? ये मेन वर्क है, ठीक है। और ध्यान देना इस पे, और ये मेन वर्कर है, मेन काम तो वही करेगा ना। इस और एक वर्ड और यहां लिख देते हैं, कोवर्क, या कोवर्क भी लिख देते हैं मेन, या फिर इसको लिख देते हैं एक तो वर्ड लिख देते हैं क्या? को वर्कर। को वर्कर मतलब जो और करेगा, ये मेन वर्क है। और एक लिख देते हैं मेन के बजाय क्या? मान लो, चलो इसको क्या लिख देते हैं? को। ठीक है। तो भैया ये मेन काम है, बीए क्या करेगा? मेन वर्कर बीए होगा, मेन वर्क क्या होगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और ये भी लिख दे रहे हैं एंड बीआरडी, ध्यान देना। अच्छा, अब ये देखो, एंड बीआरडी प्रिपरेशन। ठीक। तो मेन वर्क क्या हो गया, और को वर्क क्या हुआ? को वर्क क्या है? को वर्क है अब रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस। ठीक। और ये को वर्कर कौन होंगे करने वाले? भैया ये तुम्हारे डेव्स। अब डेवलपर नहीं, डेव्स लिखे तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपर्स की, टेस्टर्स और आर्किटेक्ट्स। ठीक। और अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से उन्हें क्या पता चल जाएगा? रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसके बाद
इंसर्ट, एक चीज और लिखते हैं, और ये लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसको लिख रहे हैं क्या, फेज। फेज मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम लोग चरण, जैसे कि देखो इलेक्शन होते हैं, 4 बार वोट पड़ती है कि नहीं, कुछ 10 जिलों में 1 बार पड़ती है, तो इसलिए देखो बार बार टीवी में पहले चरण का चुनाव हो गया है। जैसे कोई चुनाव होता है 4-5 चरणों में, तो 4-5 डेट आती है ना, कि भैया उत्तर प्रदेश में फलाना दिन होगा, कर्नाटक में और 12 तारीख को होगा, महाराष्ट्र में 18 को होगा। तो क्या कहते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं चुनाव कई चरणों में हो रहा है, या ये कहते हैं कई फेजेस में हो रहा, कई फेज। तो इस फेज को क्या है, इस फेज का नाम है क्या, रिक्वायरमेंट फेज। ठीक, ये फेज कौन सी है, रिक्वायरमेंट फेज, ये ठीक। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट फेज हो गया। अब इसके बाद आएगा कौन सा दूसरा फेज, कौन सा होगा, डिजाइन फेज। इसमें जो एक मेन वर्क रहेगा, जो मेन वर्क रहेगा, जैसे पीआरडी बनता है वैसे क्या बनता है, हम लिख देते हैं एफआरडी प्रिपरेशन। अच्छा, तो नहीं, कहीं बीआरडी एफआरडी जहाँ है तो वहाँ एसआरएस वर्ड नहीं, तो यहाँ क्या होगा, एफआरडी प्रिपरेशन। लेकिन जिससे तुम कहोगे कि चलो तुम, कौन बनाएगा, इसको ऐसे भी बोलते हैं या सिस्टम आर्किटेक्ट या सिस्टम एनालिस्ट भी कहीं नाम होता है, कहीं और कहीं उसका नाम क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्ट। और ये बीए है, ये कौन है, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्ट कब करेगा, सिस्टम आर्किटेक्ट कब करेगा, जब उसके पास बीआरडी होगी तब ना। वो एफआरडी लिखने से पहले क्या मांगेगा, बीआरडी। तो एक चीज और हमेशा याद रखना, हर चीज का, हर फेज का, चाहे जहां भी हो, हर फेज के साथ 2 चीजें होती हैं, ये हम अलग से लिख रहे हैं। एंट्री क्राइटेरिया। तो पहले बात तो क्राइटेरिया की हिंदी क्या होगी, जैसे क्राइटेरिया का मतलब जैसे हम कहें कि यार यहाँ पे हम, मतलब जैसे हम ये कहें कि भाई तू, जैसे हम तुमसे कहें कि तुम जाओ ये सामान ले आओ, ठीक है, या हम तुमसे कहें, मान लो जैसे सपोज करो कोई भी चीज होगी, कोई फेज है, हमने कहा कि भैया इस फेज में तुमको फलाना काम करना है, तो तुम उसमें 2 चीज कहोगे। पहली चीज, उस फेज को स्टार्ट करने के लिए जो तुम्हें चाहिए, जैसे मान लो मेरी कंपनी में कई वर्क हैं, कई फेजेस हैं, उसमें एक फेज है किसका, परचेजिंग का, कि तुम मेरी कंपनी, भाई अब मालिक थोड़ी जाता खरीदने कच्चा माल, हर काम के लिए कंपनीज में क्या होते हैं, आदमी, सामान खरीदने के लिए उनके पास क्या होते हैं, आदमी। मान लो एक फेज है कि भैया एक चीज हमें तैयार करके देनी, तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट हुई, फिर इसके बाद उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं, कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी नहीं वो चीज बनाने के लिए, तो परचेजिंग, तो एक फेज हो गया मेरे पास क्या, उसमें एक फेज है परचेजिंग का। लेकिन जो परचेजिंग फेज वाला है वो कहता है कि भैया हम तब तक परचेजिंग करने नहीं जाएंगे जब तक तुम हमें पूरी रिक्वायरमेंट नहीं समझा दोगे, क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, और दूसरा पैसा नहीं दोगे। तो परचेजिंग फेज के एंट्री क्राइटेरिया क्या है, क्लियर रिक्वायरमेंट, व्हाट टू बाई, मतलब क्या हमें खरीदना है उसकी क्लियर रिक्वायरमेंट दो, और साथ में उसके लिए क्या दो, पैसा। हम जाएंगे, हो सकता है 10, 20, 50, 100 दुकानों में पता करें, दुनिया कंपनियों में पता करके सामान ले आएंगे। अब इस फेज का एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, कब मानेंगे कि परचेजिंग हो गई, जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारा सामान लेके चला। 2 चीजें होती हैं, एक एंट्री क्राइटेरिया और एक, जब भी सॉफ्टवेयर में कहीं भी किसी फेज का नाम आएगा, वर्ड याद रखना, कोई भी फेज आएगा तो हर फेज का एक एंट्री क्राइटेरिया होगा और एक एग्जिट क्राइटेरिया। हमेशा कोई ऐसा फेज नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में
या टेस्टिंग में कहीं भी कोई फेज ऐसा नहीं होगा जहां पे ये दो वर्ड ना आए, एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया ये बताता है कि ये फेज शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एग्जिट क्राइटेरिया ये बताता है कि ये फेज कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, या इवन लिखते हैं, देखो डिफिनेशन बनाते हैं। हमने क्या बताया, हमने यही कहा एंट्री क्राइटेरिया, मतलब किसी भी फेज को स्टार्ट करने से पहले जो जो हमें चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री क्राइटेरिया। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे, जो जो हमें चाहिए। तो देखो व्हाट का मतलब हमेशा क्या ही नहीं होता, कई बार जो भी लगता है। व्हाट का मतलब व्हाट आर दी requirements to start a phase are called entry criteria। बस ऐसे लिख दिया, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ फेज, ठीक है। और कॉल्ड क्या, सॉरी स्टार्ट अ फेज नहीं, आर नहीं लगाना, यहाँ क्या इज कॉल्ड एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया क्या कहा जाता है, जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाँ ये भी कर सकते हो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स वी नीड, what are the requirements we need to start a phase is called entry criteria for that phase। इसको जरा what are the requirements we need, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो, देखो what are the थिंग्स वी रिक्वायरमेंट, या वी रिक्वायर मतलब देखो वी के बाद रिक्वायर लिखा, रिक्वायर्स नहीं लिखा, ये क्योंकि वी क्या है, हमने बताया ना आई वी, इनके साथ यस या यस नहीं लगता। अगर हम लिखते ही लिखते तो रिक्वायर नहीं, रिक्वायर्स लिखते, समझ रहे हो ना। तो वही तुम्हारी चीजें इस्तेमाल होनी है, इसीलिए हम फोकस कर रहे थे, एम्फेसाइज कर रहे थे कि ये चीजें एकदम क्लियर। तो व्हाट आर द थिंग्स वी रिक्वायर टू स्टार्ट अ फेज इज कॉल्ड एंट्री क्राइटेरिया फॉर दैट फेज, मतलब उस फेज के लिए क्या है एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया, व्हाट आर द थिंग्स वी, एक वर्ड और सुनो, डिलीवर करने में, मतलब देखते हो ना वो आता है फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी देता है ना, वो डिलीवरी वो औरत की डिलीवरी नहीं है, वो डिलीवर मतलब कुछ देना। तो भैया कुछ करोगे, अगर कोई काम, जैसे अब मान लो हम उसकी बात करें, बीए की बात करें, तो उसके लिए भी एंट्री क्राइटेरिया है क्या, क्लाइंट से रॉ रिक्वायरमेंट लेना, रॉ मतलब कच्ची पक्की रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेना, ये उसकी क्या है एंट्री क्राइटेरिया। और एग्जिट क्राइटेरिया अंतिम में क्या देता है, वो एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बीआरडी, जिसका नाम है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें हर चीज बहुत कायदे से, करीने से, लाइन से लिखी होती है, एक और डिटेल में लिखी होती है, ऐसा वो एक डॉक्यूमेंट देता है कि नहीं। तो इस फेज का अगर हम देखें, इसमें ये भी लिख देते हैं एक और चीज, एंट्री और इंसर्ट करो, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक। और ये एग्जिट, लेकिन याद रखना वर्ड आगे क्या है, क्राइटेरिया। ठीक, अब बताओ भाई एंट्री क्राइटेरिया क्या है,
इसके लिए रा मतलब कच्चा पक्का ना, रा रिक्वायरमेंट। अब ये रा रिक्वायरमेंट कहां से मिल सकती है उसे? देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं। रा रिक्वायरमेंट कहां से होगा ये भी हम इसी में ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। कहां से मिलेगा? मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट से मीटिंग करेगा तब, या मेल कि क्लाइंट को जो जो चाहिए अपनी भाषा में वो एक मेल करके लिख दे, है ना। मीटिंग या मेल। मीटिंग जो होगी वो कैसी होगी? नॉर्मली हमारे यहाँ जो मीटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वीडियो कॉल्स होती हैं। तो वीडियो कॉल्स में वो या तो अपनी बात क्लाइंट समझाएगा, क्लाइंट अमेरिका में बैठा, तुम यहाँ से पीए वहां नहीं जाएगा मिलकर रिक्वायरमेंट लेने। क्या होगी? एक जूम पे या स्काइप पे एक मीटिंग होगी, वहीं पे वो अपनी चीजें बताएगा, ये अपने हिसाब से सुनेगा समझेगा। बीए समझदार होगा तो एक काम और करेगा, क्या? उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे क्लाइंट को बार बार परेशान न करे, क्या बोले थे यार, क्या बोले थे भैया, बोले थे एक बार में सुन लो, और उसमें हमारे पास सब कुछ है, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार उसको सुन लो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तब तुम अपने क्लाइंट से बात करो यार कि ऐसे ही चाहिए था ना तुमको। और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है भाई? बीआरडी कंप्लीटेड भैया, या लिख देते हैं कंप्लीटेड या कंप्लीशन, कि बीआरडी खत्म हो जाए, ये मेरा क्या है? एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है। ऐसे ही ये जो होगा बंदा, अब ये हो गया बीआरडी लिख के दे दी, बीआरडी लिख के दे दी इन्होंने, एक मीटिंग भी दे दी, ठीक है, एक मीटिंग भी हो गया। उस मीटिंग का नाम क्या होता है? वॉक थ्रू। जब याद रखना, जब कोई चीज हमारे यहाँ, ऐसा नहीं बीए, कोई भी चीज हम लोग की कंपनी में जब कोई चीज कोई बनाता है, ठीक है, और फिर इसके बाद 10 लोग उस पर काम करेंगे या जो भी है, या हम बना रहे कोई चीज, तो हमारा काम एक क्या होगा? हम एक वॉक थ्रू देंगे। वॉक थ्रू का मतलब एक मीटिंग जिसमें हम सबको समझाएंगे इसमें क्या है और किस पर्पज से बनाया गया है, किस किस क्या क्या चीजें इसके अंदर है और क्या क्या है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? तो एक मीटिंग होगी। तो यहां पे लिख देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई पूरी पहली। अब ऐसे ही दूसरा फेज कहा जाता है डिजाइन फेज। कौन सा? डिजाइन फेज। ये किसका रहेगा? एफआरडी प्रिपरेशन, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शन मतलब वो काम कैसे करेगा। अब ये बात कौन लिखेगा? ऐसे लिखेगा, क्योंकि याद रखो बीए और ऐसे में, बीए उतना टेक्निकल आदमी नहीं है। बीए मोर आर द लेस कैसा, वो क्लाइंट से ज्यादा वो होता है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेना उसका काम है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल, उसको कोडिंग वोडिंग आती नहीं है। वो काम किसको आती है? ऐसे को आती है। ऐसे क्या था? ऐसे ऐसा बंदा था जो स्टार्टिंग में तो कोडिंग से शुरू की थी उसने भी लाइफ, 8-10 साल होते होते उसको कई प्रोजेक्ट्स में काम कर लिया है, बहुत ज्यादा उसको आइडिया हो गया, टेक्निकल चीजें सब उसे पता है कि कौन सी चीज कितनी पॉसिबल है और कितनी पॉसिबल नहीं है, क्या चीज करने के क्या फायदे हैं और क्या चीज करने के क्या नुकसान है। मतलब वो एक तरह से कैसा आदमी है? टेक्निकल साइड जानता है। और जो बीए है वो बिजनेस या रिक्वायरमेंट साइड मैनेज करता है। तो अब एफआरडी का मतलब उसका क्या हुआ कि जो बीए की रिक्वायरमेंट होगी उसी को इस फॉर्मेट में लिखेगा, फंक्शनली। फंक्शनली मतलब, फंक्शन मतलब था काम, कि वो चीज काम कैसे करेगी वो भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। एंट्री क्राइटेरिया इसके लिए क्या है कि भैया इसको बीआरडी चाहिए, बिना बीआरडी के ये काम नहीं करेगा। इससे तुम चाहते हो कि ये अपना काम शुरू करे, तो इसके लिए पहला काम है कि जो पिछला फेज था, रिक्वायरमेंट फेज था, उससे आउटकम, अच्छा एक और लिखो वर्ड आउटकम, बताया गया। आउटकम या रिजल्ट दोनों वर्ड एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, या आउटपुट, 3 वर्ड लिखना, आउटकम, आउटपुट और रिजल्ट। ठीक है। तो जो अच्छा एग्जिट क्राइटेरिया कब होता है पूरा? जब तुम वो रिजल्ट दे देते हो, वो चीज बना देते हो, वो आउटकम दे देते हो जो बनना चाहिए, तभी तो तुम्हारा कोई। और फेज कब खत्म होता है?
कोई भी फेज शुरू होता है एंट्री क्राइटेरिया से और खत्म होता है कब? एग्जिट क्राइटेरिया के कंप्लीशन पे, मतलब उसके एग्जिट क्राइटेरिया पूरा हुआ या नहीं हुआ। फिर क्या है एंट्री क्राइटेरिया? बीआरडी। ये क्या है लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं वर्ड ध्यान दो, रिव्यूड बीआरडी, मतलब ऐसी बीआरडी जो रिव्यू कर ली गई, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत सही दे दिया गया है, ऐसी बीआरडी है जो कि क्या हो चुकी है, रिव्यू करके सब कुछ देख लिया है लोगों ने और बीआरडी क्या है, सही है। भाई जो बीआरडी लिखेगा तो वो क्या करेगा, बीआरडी लिखेगा, एक तो टेस्टर डेवलपर को बताएगा, आर्किटेक्ट्स को बताएगा और साथ में क्लाइंट को भी दिखाएगा कि भैया जो हमने लिखा है यही तुमको चाहिए था कि नहीं। जब सब लोग हर चीज क्या कह देंगे, ओके कह देंगे, तब उसकी चीज क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। तब उसकी चीज मानी जाएगी कि आगे इस्तेमाल तुम्हारे काम करने से अब कुछ नहीं होता, सिर्फ काम करने के बाद हमें चाहिए होता है क्या, अप्रूवल। ये वर्ड भी लिखो, APPROVAL, अप्रूवल, APPROVAL लिख दे रहे ये। जितने वर्ड्स हम लिखवा रहे हैं, जब भी डिक्शनरी खोलोगे तो तुम्हें दो चीज दिखाई देंगी, एक डिक्शनरी की हिंदी, उसका हिंदी में क्या मतलब है ये भी दिखाई देगा, और एक दो इंग्लिश में उसके सिनोनिम या पर्यायवाची जिसे कहते हैं वो चीज दिखाई देती है। नहीं कभी भी गूगल पे सर्च करोगे तुम्हारा काम ये होगा, ये वर्ड्स जितने भी होंगे इनकी हिंदी लिखनी है हमें अपने कॉपी पे, और उनके जो सिनोनिम्स हम यूज कर रहे हैं और ये हमें याद करना है, ठीक है। तो या रिव्यूड बीआरडी लिख देते हैं, या एक वर्ड सबसे अच्छा क्या है, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड बीआरडी मतलब जो अप्रूव की जा चुकी है, ठीक है। और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, ये एफआरडी डिलीवर करेगा, क्या, एफआरडी कंप्लीशन। या ये भी लिख सकते हैं, देखो हम बीआरडी कंप्लीशन लिखे थे ना, या एफआरडी कंप्लीशन भी लिख सकते हो, या एफआरडी, एक वर्ड जो बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरी, कि हम डिलीवर कर देंगे, डिलीवरी दे देंगे किसकी, एफआरडी की। और यहां पे भी कोवर्कर कौन होते हैं, यहां पे कोवर्कर तुम्हारा एक तरह से कौन होता है, बीए होता है, डेव होते हैं और टेस्टर, क्योंकि बीए भी उस मीटिंग में रहता है, वो देखता है कि भैया इसने ऐसे ने क्या बनाया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी, इसको यहाँ लिखना चाहिए था हमें ना, ठीक। और ये वर्क क्या होगा, रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, ये लिख दो, ये लिखो अब, फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, ठीक है, क्लियर है। इतना काम सबसे पहले होता है, ठीक। अब इसके बाद तीसरा फेज होता है जिसका नाम जिस फेज का नाम है डेवलपमेंट, या जिस डेवलपमेंट वर्ड भी इस्तेमाल मत करो, क्या करो, कोडिंग। जब डेवलपर इस बीआरडी और एफआरडी के सहारे क्या करना शुरू करता है, कोड करना शुरू, ठीक है। इसको क्या चाहिए, कोडिंग करने से पहले इसको चाहिए होगा भैया क्या, बीआरडी, ऐसे लिखो, ऐसे अप्रूव्ड बीआरडी एंड एफआर, ये इसको चाहिए। ये बना के क्या देगा भाई, ये डेवलप करके, ये एप्लीकेशन डेवलप करके तुम्हें देगा जो रिक्वायरमेंट, जैसे छह रिक्वायरमेंट है तो 6 चीज है ना, वो 6 चीज वो बना के देगा। तो वो क्या कहेगा, डेवलप, ये क्या करेगा, डेवलप कोड फॉर रिक्वायरमेंट्स,
ठीक है। अच्छा, अब एक बात और याद रखते हैं, ये रिक्वायरमेंट लिख रहा है ना, इसके पहले कभी टू रिक्वायरमेंट्स मत लिख देना। क्या लिखोगे? फॉर। फॉर का मतलब सब लोग याद रखना, जब भी के लिए वर्ड इस्तेमाल हो, क्या लिए, अंग्रेजी ये लिख लो, ये लिख लो वर्ड फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। अब जैसे इसके हम कई एग्जांपल तुमको बताते हैं, जैसे पढ़ने के लिए। हाँ, जैसे मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। मैं मजे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले, देखो आई के साथ देखो खेलता हूं, सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं मजे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, तो आई देखो पहले वो क्या होता है, करता हमेशा आई, फिर वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, तब क्या चलता है? वर्ब सीधे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई वी के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगता, ही सी इट होता तो लगता, तो आई प्ले क्रिकेट फॉर फन। फन मतलब मजा, मैं मजे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, तो हम क्या कहेंगे? भैया हम ऐसा नहीं कि हम इंटरनेशनल जाने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम प्रोफेशनल हो क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं? मजे के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट फॉर फन। क्लियर है ये? तो एक चीज ये लिखना भैया, कोडिंग फेज है, तो कोडिंग फेज में क्या? डेवलप कोड फॉर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के लिए वो क्या करता है? डेवलपर कोड डेवलप करता है। ये मेन वर्क है कोडिंग, और मेन वर्क क्या है? वही कोडिंग। कोडिंग मेन वर्क होगा, ठीक है। लेकिन ये तो मेन वर्कर कौन है? डेवलपर ना, बात समझ में आ रही है? अब को वर्कर कौन है यहाँ पे? अब हम लोग उसका कोड का रिव्यू या कोड का एनालिसिस टेस्टर नहीं करेगा, टेस्टर का ये काम नहीं है इस समय, टेस्टर दूसरे काम करेगा। अब अच्छा, इसमें बीए क्या करेगा? बीए ने रिक्वायरमेंट लिख दी, बीए का काम खत्म। बीए का आप काम क्या है जानते हो? अगली साइकिल में जो रिक्वायरमेंट करनी है उसके लिए वो क्लाइंट से बातचीत करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका तो काम खत्म ना, उसने बीआरडी बना दी। अब वो क्या करेगा? अब वो अगली रिक्वायरमेंट के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। ये बात समझ में आती? तो भाई यहां पे लिखो कोवर्क कौन करेगा? कोवर्क तो बीए का काम अलग होगा, क्या? अगली रिक्वायरमेंट पे। ऐसे का काम भी अलग होगा, लेकिन टेस्टर का काम अब आएगा, और टेस्टर को कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमने तुमको बताया, हम जो टेस्टर है इनको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टर। ब्लैक बॉक्स टेस्टर को डेवलपर के कोड से कोई लेना देना नहीं होता, हमें कोई मतलब नहीं डेवलपर क्या कर रहा है। हमारा काम है अब यहाँ पे, जिस समय वो कोडिंग कर रहा है, हमारा काम है टेस्ट प्लान प्रिपरेशन, या लिख देते हैं टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट मतलब 10-15 पेज का वर्ड फाइल, 10-15 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट प्लान। बनाता कौन है? ये प्लान है ये। अब ये देखो, अब इसको बनाता कौन है? अक्सर लिख देते हैं कि टेस्ट लीड। लीड मतलब जैसे 5-6 टेस्टर हो ना, तो उसके ऊपर उनका एक क्या रहेगा? एक हेड रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट लीड। लीड करना मतलब नेतृत्व करना, वो टेस्टिंग टीम का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, वो समझो नेता है टेस्टिंग टीम का। तो वो कौन होगा? टेस्ट लीड। ये क्या बनाएगा? टेस्ट प्लान बनाएगा। टेस्ट प्लान में एक बता भी दें, टेस्ट प्लान में यहां ब्रैकेट में दर्ज क्या क्या होता है। टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट 10-15 पेज का बनेगा ना, तो उसमें क्या क्या होगा देखो पहले। उसमें होगा व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, व्हाट नॉट टू टेस्ट, क्या टेस्ट नहीं करना है, वेयर
टू टेस्ट, कहाँ टेस्ट करना, ठीक है, ये चीजें। प्लस रिसोर्स, रिसोर्स हमने बोला है ना, एक वर्ड लिख रहे हैं हम सीधे, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स किसको बोलते हैं? देखो रिसोर्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, जैसे टीम में टेस्टर क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स होता है, भाई वो भी काम करेगा टेस्टर, तो उसके सिस्टम पे भी वर्ड डॉक्यूमेंट, MS ऑफिस, PDF, ये दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि नहीं, ब्राउजर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। और कई बार ये रहेगा ना, टेस्टिंग करनी है हमें, तो भैया रैम 4 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, CPU इतना होना चाहिए। अब जैसे तुम ही हो, मान लो एक टेस्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर गेमिंग का, तो वो गेम चलाने के लिए तुम्हारे सिस्टम में वो दम तो होना चाहिए, तब तो चल पाएगा। पता चला वो गेम कहता है कि भैया खेलना है तो 8 GB की रैम ले आओ, फलाना ले आओ, तुम्हें टेस्ट करना होगा ना कि जिस, भाई एक चीज ये भी है, मार्केट में एक गेम आ रहा है, अब वो 2 GB से लेके 8 GB तक वाले खेल सकते हैं, हमें टेस्ट करना होगा भैया कि 2 GB वालों के लिए कैसा चल रहा है, जिसकी रैम 4 GB है उसके लिए कैसा चल रहा है, जिसकी 6 GB है उसके लिए कैसा चल रहा है। तभी तो हम रिपोर्ट देंगे कि भैया इनके लिए ऐसे चलता है, इनके लिए ऐसे चलता है, इनको कोई बीच बीच में इनके लिए हैंग होता है, इनके लिए हैंग नहीं होता है, ये सब बताएगा ना। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, रिसोर्स प्लानिंग में मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स और सॉफ्टवेयर रिसोर्स और हार्डवेयर रिसोर्स। ठीक है, यही नहीं होगा, फिर साथ में इस टेस्टिंग में रिस्क क्या, हर काम में रिस्क होता है। जैसे हम ही यहाँ से तुमसे कहें जाओ सामान लेने, यहाँ पर होना जगह जाओ, तो हम तुमको पैसा दे दे, ये लो 10,000 रुपए जाओ, तो रिस्क है ना। अब रिस्क प्लानिंग तुम क्या कर सकते हो, पहले से तुम्हें अंदाजा है कि यार कभी पहले नहीं सोचा था कभी जिंदगी में, एक बार भेजे किसी ने रास्ते में तुम्हारी जेब काट ली, तुम कुछ ना लेके आए, अगली बार आए बताए, हम तुम दोनों बैठे सोचे कि यार ऐसे तो हो सकता है, ये रिस्क है ना। रिस्क मतलब ऐसी कोई चीज जिसका प्लान नहीं था और वो हो गया, जैसे अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, लाइट तेज आई, सिस्टम बंद हो गया, रिस्क है ना। हम टेस्टिंग कर रहे थे, हमको नया सिस्टम देने में तुम 2 दिन लगाए, तो 2 दिन हम तो पैसा ले रहे हैं ना, लेकिन कंपनी का तो नुकसान हो गया ना। तो रिस्क होती है हर चीज में। तो अब रिस्क को, रिस्क एंड एक वर्ड और लिख रहा है, ध्यान से देखना, मिटिगेशन, दिख रहा है साहब साहब, मिटिगेशन, ये वर्ड लिख लो, वैसे ये सब रहेगा यहां से। तो ये मिटिगेशन, जब रिस्क कोई भी होता है तो रिस्क का हम क्या करते हैं, मिटिगेशन करते हैं कि अगर ऐसा रिस्क ऐसा हो जाएगा तो क्या करना। जैसे हम तुमसे कह दें कि मान लो तुम्हारा कोई जेब काट लेगा, तो कोई बात नहीं, तब तुम फोन करना है उस बंदे के पास, और वो तुमको ऑनलाइन पैसा भेज देगा और वो तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई दिक्कत तो हुई कि तुम्हारा जेब कट गया, थोड़ा नुकसान हुआ, प्लस नहीं काम का नुकसान तो नहीं हुआ, फिर ये तुम्हें करना पड़ा अलग से पैसा मंगाना, आधा 1 घंटा तुम्हारा टाइम गया, वो पैसा मंगा, वो उसने तुम्हारे अकाउंट को ऐड किया, फिर तुमको पैसा भेजा, फिर गए तुम निकाले ले आए, हर्जा तो हुआ ना, काम का नुकसान तो हुआ ना। मिटिगेशन का प्लान जो होता है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा पहले से, हाँ, तो वही मिटिगेशन का मतलब होता है कि अगर ये रिस्क हुआ तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, यही होता है क्या, रिस्क एंड मिटिगेशन। रिस्क मतलब रिस्क, मिटिगेशन मतलब वो रिस्क आने पे मैनेज कैसे करो। मतलब ये तो हम देखो कुछ वर्ड लिख दिए, अभी ऐसे और भी बहुत चीजें, तो ये सब टेस्ट प्लान का हिस्सा है, ये सब टेस्ट प्लान का हिस्सा है। तो ये सब जब डेवलपर कोड कर रहा होता है ना, तो टेस्ट लीड बैठ के ये सब करता है। टेस्टर कुछ नहीं कर रहा, टेस्टर भी ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा होता है, वो जो BRD FRD है उसको रिव्यू करके उसका कायदे से तैयार कर रहा होगा, क्योंकि कल को उसी के ऊपर तो उसे टेस्ट केस लिखना होगा।
लेकिन खाली नहीं बैठा है, उसको दे दिया गया कि भैया अब वो नहीं, ये नहीं कर सकता बाद में जिस दिन टेस्ट केस लिखने का नंबर आए तो कहे कि नहीं भैया अभी तो हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो तब लोग उसके ऊपर चढ़ेंगे भैया इतने दिन क्या कर रहे थे, रिक्वायरमेंट तो 4 दिन पहले आई थी। तो इसलिए उसका काम है ये कि भैया रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहा है उसको। भाई देखो टेस्टर का काम छोटा नहीं है, उसने तो 10 पेज का लिखा है, लेकिन टेस्टर को 10 पेज की उसी चीज को 10 एंगल से सोचना, तभी तो टेस्ट करेगा। जो बनाने वाला एक हिसाब से बनाता है, लेकिन टेस्ट करने वाला एक हिसाब से टेस्ट नहीं करता, वो 10 तरह से उसको टेस्ट करके देखता है कि वो चीज सही है या गलत है। तो वो बीआरडी और एफआरडी के एनालिसिस कर रहा है, वो बैठा खाली नहीं है। इधर टेस्ट प्लान जो वो होगा डेवलपर, वो होगा टेस्ट लीड होगा, वो बना देगा टेस्ट प्लान, सॉरी टेस्ट प्लान बना देगा। अब वो टेस्ट प्लान वो टीम के साथ शेयर कर देगा कि भैया हमारा इस बार का प्लान फलाना है, ये तुम ये करोगे, तुम ऐसे करोगे, तुम वो करोगे, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें क्या सिस्टम चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम किस दिन से किस दिन तुम काम करोगे, किस दिन तुम कैसे करोगे, तुम बताओ तुम्हारी कोई छुट्टी तो नहीं है, जैसे तुमने प्लान कर रखा है कि भैया हमको 3 दिन बाद घूमने जाना है। तो वो सब चीजें रहेंगी जिससे कि भैया अगर तुम जा रहे हो घूमने, तुमने 1 महीने पहले से छुट्टी अप्लाई कर रखी है, तुम्हारे यहाँ शादी पड़ी हुई है, तो ये सब मैनेज करना होगा ना। काम तो नहीं रुकता कभी ना, और काम में हमारे यहाँ एक साइकिल चलती है, 1 महीना तो 1 महीना, ऐसा नहीं कि इस बार की साइकिल 1 महीने की थी, अगली बार की साइकिल 1.5 महीने की थी ना, हर बार साइकिल कितने की रहेगी 1 महीने। और अच्छा काम तभी है कि जब तुम हर चीज बहुत अच्छे से प्लान करो और सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही हो चले। तुम पहले ही सारी चीजें सोच लो, ये प्रॉब्लम आ सकती है और उसमें मेरे पास ये सोल्यूशन, इस तरह से ऐसा होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये बात समझो। तो टेस्ट लीड ये सब कर रहा है। अब इसके बाद यहां पे अलग नेक्स्ट वर्क क्या आ जाएगा, टेस्ट केस राइटिंग, कि वही रिक्वायरमेंट को देख के टेस्ट केस लिखना। टेस्ट केस क्या होता है, चलो हमने एक बार बनाया था ना, ये ऐसे लिखा जाता है टेस्ट है, ये जो ना ये टेस्टर लिखा। अब जैसे रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट में हमको दिखाएं तो रिक्वायरमेंट में ऐसे लिखा होगा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मान लो कहीं होगा उसमें होगा, मान लो ऐसे हर रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी होती है, देखो ऐसे लिखा हुआ कहीं रिक्वायरमेंट ठीक है, और उस हर रिक्वायरमेंट की एक आईडी रहेगी, क्या आईडी, एक नाम आईडी दिया जाएगा, जैसे क्या मान लो REQ 001। हर रिक्वायरमेंट की ध्यान देना एक टाइटल रहेगा, क्या टाइटल, ऐसे रिक्वायरमेंट वो लोग लिखते हैं डेवलपर, एक रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसकी रिक्वायरमेंट आईडी होगी, उसका एक क्या होगा टाइटल होगा। टाइटल का मतलब जैसे रिक्वायरमेंट आईडी REQ 001 है, जैसे यहां लिख देते हैं आईडी, और ये क्या हो गया टाइटल। अब टाइटल क्या होगा, टाइटल ये होगा रिक्वायरमेंट की, ध्यान देना any user can log in into the application, हाँ या ऐसे लिख दो, या टाइटल ऐसे मान लो होगा लॉग इन इंटू दी एप्लीकेशन। अब उस टाइटल की एक क्या होगी डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन का मतलब जहां पे उसकी क्या थोड़ी डिटेल होगी। अब वहां ये लिखा होगा यहां साफ साफ कि एनी यूजर कैन लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, ठीक है, बाय करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड कैन नॉट लॉग इन
बाई इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। इतनी दो बात लिखी पड़ती है। रिक्वायरमेंट यही समझ लो, ऐसी हो गई रिक्वायरमेंट, ऐसी ऐसा ये लिखता, ये बस काम की बातें और साफ साफ लिखेगा कि भैया ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट आईडी आ रही की 001 है, इसकी टाइटल है लॉगिन इनटू दी एप्लीकेशन, या फिर कई बार ऐसे लिखा रहेगा वर्ड सिर्फ क्या, लॉगिन फंक्शनैलिटी, मतलब लॉगिन काम कैसे करेगा, लॉगिन फंक्शनैलिटी, ये वर्ड भी याद रखना सब। इसमें वैसे भी वीडियो के बाद जितने वर्ड्स आ रहे हैं सब एक जगह लिखने हैं, जो वर्ड्स हमें नहीं आते, और अभी स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि 95% 90% वर्ड्स तुम्हें नहीं पता, ये जो टेक्निकल टर्म्स है। लॉगिन फंक्शनैलिटी, और डिस्क्रिप्शन में लिखोगे क्या, एनी यूजर कैन लॉग इन विद करेक्ट, या राइट भी लिख सकते हो, राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, यूजर कैन नॉट, अब कैन नॉट, कैन का मतलब सकता है, कैन का मतलब याद रखना अंग्रेजी में हमसे, जैसे कहीं भी कहते हैं कि जैसे यू कैन नॉट डू, तो तुम नहीं कर सकते, हम जैसे तुमसे कहें यू कैन डू, मतलब तुम कर सकते हो। यूजर कैन नॉट लॉग इन विथ रॉन्ग, वही रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसे इतना लिखा होगा बस। अब लेकिन जब रिक्वायरमेंट तो इतनी दिखेगी टेस्टर को, लेकिन टेस्टर जब टेस्ट केस लिखेगा तो ऐसे लिखेगा कि अब कैसे टेस्ट, तो उसको समझ में आएगा भैया कि टेस्ट करो सही यूजर नेम के साथ सही पासवर्ड के साथ कैसा चलता है, गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड के साथ कैसा चलता है, गलत यूजर नेम और सही पासवर्ड के साथ कैसा चलता है, सही पासवर्ड और गलत यूजर नेम के साथ कैसा चलता है, यूजर नेम पासवर्ड दोनों ब्लैंक डाल के देखो, ऐसा तो नहीं कि डेवलपर ने ये चीज सोची ही ना हो कि जब कोई ब्लैंक डालेगा तो क्या होगा, और पता चला वैसे तो सही यूजर नेम पासवर्ड पे लॉगिन होता है और गलत पे नहीं होता है, लेकिन किसी ने यूजर नेम नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, सीधे लॉगिन बटन पे क्लिक करके किया और तुम अंदर चले गए। डेवलपर से ऐसी गलती हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखो इस तरह से लिखे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। देखो क्या लिख रहा है भैया, देखो लॉगिन के लिए लॉन्च गूगल क्रोम ब्राउजर, तो गूगल क्रोम शुड बी ओपन, अब ये वर्ड याद रखना, शुड बी का मतलब होना चाहिए, लिख लो ये शुड बी, मतलब ये वर्ड याद रखना, खूब इस्तेमाल होगा टेस्ट केस में, तो खासकर हर टेस्ट केस में तुमको ये वर्ड दिखाई देगा, क्या, शुड बी, SHOULD, शुड बी, शुड बी मतलब होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म ये गूगल क्रोम शुड बी। अब देखो इसमें हमने लिखा क्या है, जरा ध्यान से कॉलम देखो, टेस्ट केस नंबर, स्टेप नंबर, स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। भाई कोई भी चीज टेस्ट करनी है तो क्या लिखेंगे, यही कि करेंगे क्या, तो वो हो गया स्टेप्स, और होना क्या चाहिए, वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यही इतना लिखना था। देखो हमने क्या लिखा है कि लॉन्च गूगल क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम शुड बी ओपन, भैया अगर लॉन्च करोगे तो वो खुल जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है ना। ओपन URL flipkart.com, तो फिर क्या होना चाहिए, फ्लिपकार्ट लॉगिन पेज शुड बी ओपन, यही होना चाहिए। तो सबसे कितना अच्छे से लिखा है, इंटर करेक्ट यूजर नेम, तो फिर क्या होना चाहिए, यूजर नेम शुड बी विजिबल इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो भैया जो लिखे हैं वही दिखना चाहिए ना। इंटर करेक्ट पासवर्ड इन पासवर्ड फील्ड, फिर क्या होना चाहिए, पासवर्ड शुड बी विजिबल एंड इट शुड बी मास्क्ड। मास्क्ड मतलब जहां पे भी यूजर नेम पासवर्ड लिखते हो तो दिखता कहां है, स्टार, या तो स्टार हो जाता है या तो पूरा ब्लैक गोले जैसा हो जाता है, क्यों, कि भैया कोई देख ना पाए। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर ऐसा कर रहा है कि पासवर्ड डालो और वो दिखता है तो बगल में कोई देख लेगा ना, तो तुम्हारे कस्टमर को घाटा हो सकता है, कोई इसका यूजर नेम पासवर्ड को चुरा के कुछ भी कर सकता है। इसीलिए, और क्लिक ऑन लॉगिन बटन
होम पेज शुड बी ओपन, मतलब लॉगिन के बाद अंतिम में अपने होम पेज पे पहुंचे तो उसे कहेंगे होम पेज। इस तरह से टेस्ट केस लिखे रहती है। तो एक चीज लिखी। ऐसे ही करेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, और करेक्ट इनकरेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, ब्लैंक यूजर नेम, ब्लैंक पासवर्ड। इस तरह से बनाओगे तो 7-8 केस बन जाएंगे कि नहीं, 10 केस। तो सोचो, डेवलपर रिक्वायरमेंट में तो छोटी सी बात लिखी थी, लेकिन डेवलपर टेस्टर ने बढ़ा के उसे कितनी कर दी, उसमें टेस्ट करने की 10 बातें निकाल ली ना। तो यही क्या है, टेस्ट केस। तो इवन ये भी चलो लिखते हैं, टेस्ट केस क्या होता है। देखो, टेस्ट केस इज कलेक्शन, कलेक्शन मतलब संग्रह। जैसे क्या, संग्रह मतलब कहीं जैसे टेस्ट केस, देखो एक टेस्ट केस में क्या है, देखो जरा भाई ध्यान से, 4-5 लाइनें है ना, ये सब देखो क्या है, ये स्टेप्स है ना, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, और ये क्या है, 5वां स्टेप। तो एक तरह टेस्ट केस क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेप है कि नहीं, स्टेप्स का संग्रह है कि नहीं, और हर स्टेप के बाद उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद क्या है, होना चाहिए क्या। तो क्या कह सकते हो, सीधा कह नहीं सकते, ये टेस्ट केस इज दी भी लगा सकते हो, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एंड ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी फालतू लिख दो। क्यों लिख रहे हो भैया, ये स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों लिख रहे हो, किसी चीज को टेस्ट करने के लिए ना, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना, किसी उद्देश्य को टेस्ट करने के लिए तो स्टेप लिख रहे हो, तो इसलिए लिखोगे एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टू टेस्ट अ वर्ड, ये भी देखो, ये भी लिखो सब लोग, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष कहो या खास, मतलब एक खास उद्देश्य को, एक खास ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते। वही है, टेस्ट केस इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट टू टेस्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। देखो बन गई डेफिनेशन ना, तो बहुत ज्यादा कर दी थोड़ी। देखो, टेस्ट केस इज द कलेक्शन ऑफ मतलब हमेशा का होता है अंग्रेजी में, पता है ना, जैसे लिखा है कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एंड स्टेप्स, मतलब क्या हुआ, स्टेप्स का कलेक्शन। अंग्रेजी हमेशा ऐसे पढ़ना, जब भी कहीं पे ऑफ लगा हो तो कुछ ऑफ के बाद होगा और कुछ ऑफ के पहले। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कलेक्शन का स्टेप्स, स्टेप्स का कलेक्शन है, कलेक्शन का स्टेप्स थोड़ी नहीं है। हमेशा याद ऐसे पढ़ना है, इसको पढ़ोगे फिर का पढ़ोगे और फिर पहले वाला पढ़ोगे। तो क्या लिखोगे, टेस्ट केस इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टू टेस्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बात। और टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है ये तुम देख रहे हो। तो इस समय अब आओ जाओ यहां अपने इसमें टेस्ट केस राइटिंग डेवलपर कर रहा हो, कौन, टेस्टर कर रहा है। और कौन कर रहा है, ये टेस्टर्स। 2-3 टेस्टर हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पे ये टेस्ट केस लिखना शुरू करेंगे। और डेवलपर क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है। इधर कोडिंग करके वो रेडी हुआ, अच्छा कोडिंग करेगा, साथ में एक काम और करेगा, कोडिंग करेगा। कोडिंग करने के बाद डेवलपर खुद भी टेस्टिंग करता है, डेवलपर खुद भी टेस्टिंग करता है। तो वो क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब हुआ जो कोड वो लिखा है वो अपना कोड पूरा नहीं, जैसे एक हो गया कोड को पूरा बना के देना चलाने के लिए, एक हो गया जो थोड़ा थोड़ा कोड लिखा है, हर कोड को अलग अलग चेक करके देखेगा कि मेरा कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। उसे क्या कहते हैं,
यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब जब हम पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बजाय जो डेवलपर कोड लिखा है, जो छोटे छोटे कोड लिखा है, जब वो अपने उस कोड को चला के देखता है, वो पूरा सब कुछ नहीं। जैसे देखो डेवलपर भी टीम में कितने थे, 3 थे, एक हम थे, एक तुम थे और एक तुम। हमने कुछ कोड लिखा, तुमने कुछ कोड लिखा, तुमने कुछ कोड लिखा, तो अपना कोड चला चला के देखोगे ना। तुम्हें अभी इससे मतलब नहीं है कि तीनों का जुड़ के पूरा कैसे चलेगा, तब तुम्हें बस इतने से मतलब जितना तुमने किया है, तुमने काम सही किया है कि नहीं किया। यही क्या है, यूनिट टेस्ट। जब डेवलपर अपने लिखे हुए कोड को खुद ही चला के टेस्ट करता है। और एक टेस्टिंग होती है कौन सी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। भाई जो हम कोड लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं मेरा कोड अलग रहेगा तुम्हारा कोड सब, अगर फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं तो सबका कोड कहां जाएगा, फ्लिपकार्ट में ही जाएगा ना। तो सबका कोड आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ का मतलब, मान लो ध्यान से समझो, हम थे डेवलपर एक और तुम भी एक डेवलपर थे, ठीक। हमें काम दिया गया कि भैया तुम इतना करो, तुम ये देखो फ्लिपकार्ट में कि सर्च चीजें सही से, मोबाइल ढूंढे तो मोबाइल दिखे, क्या कहते हैं, लैपटॉप ढूंढे तो लैपटॉप दिखे, बैग ढूंढे तो बैग दिखे, है ना। अगर हम ये लिख दें, मतलब इस तरह से, मतलब जो हम ढूंढे सर्च करने में वही है। तुम्हें काम दिया गया किस चीज का, कि भैया सर्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से कोई सामान, तुम ये चीज देखो कि कोई सामान को क्लिक करें तो वो ओपन हो, और इसके बाद वहां पे एक ऑप्शन हो जहां से एक क्या कर सके, उसको परचेज कर सके। तो मेरा काम सर्च तक का हो गया, तुम्हारा काम उसको सिलेक्ट करना उस आइटम को, और फिर उसको क्या करना, खरीदना। हमने अलग कोड लिखा है, तुमने अलग कोड, तो अभी तुम्हारा काम है कि तुम अपना कोड चला के देखोगे और हम अपना, लेकिन फिर हम दोनों जोड़ेंगे ना अपना कोड, तब हम देखेंगे ना भाई हमसे जो मिलेगा वही तो वो आगे इस्तेमाल करेगा। भाई मेरे पहले फ्लिपकार्ट पे जाएगा तो मेरे कोड से वो क्या करेगा, सर्च करेगा, और फिर इसके कोड से क्या करेगा, बुकिंग करेगा सामान। तो दोनों कोड जोड़ के देखना पड़ेगा ना सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या एक और एग्जांपल बताएं, तुमने यही फ्लिपकार्ट देखा होगा, खरीदते हो सामान, जब तुम पेमेंट कर देते हो तो एक तो हो गया पेमेंट, एक आदमी कोडिंग कर रहा है पेमेंट की, और पेमेंट के बाद एक बिल जनरेट होता है ना, जिसको इनवॉइस बोलते हैं। एक बिल जनरेट होता है ना फ्लिपकार्ट में, देखो एक बिल भी जनरेट होता है, उस बिल पे ये कोडिंग कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि मेरे कोड में इनके कोड का इंटीग्रेशन है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम मेरे कोड में लिखा है मोबाइल खरीदने का, तो इनके बिल में आ रहा है जूता, तो गलत हो गया कि नहीं। तो मतलब क्या कहेंगे, मेरा कोड और इनका कोड सही से इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ाव, क्या जुड़ाव। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या, हम लिखते भी हैं इसको, चलो हाँ आई थिंक चलनी चाहिए, क्यों। अरे फ्लाइट मोड का रिकॉर्डिंग्स को लेना देना है, अच्छा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अच्छा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के पहले एक वर्ड और सुनो, क्या ये लिखना सब लोग, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लिपकार्ट देखे हो, फ्लिपकार्ट में एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन है, फिर एक सर्च का हिस्सा है, एक पेमेंट का हिस्सा है, एक बिलिंग का हिस्सा है, ऐसे है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, जो कोई भी बड़ी चीज कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है ना, तो उन छोटे छोटे चीजों को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। जैसे ये लैपटॉप टोटल एक है, हम कहेंगे लैपटॉप कई मॉड्यूल से मिलके बना या कई कंपोनेंट से मिलके बना। वो कंपोनेंट या मॉड्यूल्स क्या है कि भैया एक मॉनिटर वाला, एक हार्ड डिस्क से रिलेटेड, एक रैम से रिलेटेड, है ना। तो ये क्या है, कई मॉड्यूल्स है। हर चीज कई किससे मिलकर बनी होती है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब एक बड़ी चीज को कई छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेना या तोड़ लेना,
तो हम बिलिंग पे काम कर रहे हैं, मान लो हम काम कर रहे हैं पेमेंट पे, ये फ्लिपकार्ट पे तीनों लोग काम कर रहे हैं, ये सर्च पे काम कर रहे हैं डेवलपर है, हम काम कर रहे हैं किस पे, पेमेंट वाले पे कोड पे, ये काम कर रहे हैं बिलिंग वाले कोड पे। हम लोग आपस में क्या बोलेंगे, ऐसे बात करेंगे, यार तुम किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, तो तुम बोलोगे यार हम तो बिलिंग मॉड्यूल पे। समझ रहे हो, हमसे पूछेंगे तुम किस मॉड्यूल पे हो इस समय, तो हम कहेंगे हम तो पेमेंट वाले मॉड्यूल पे कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट के अंदर जो कई काम है, कई हिस्से हैं, कई सेक्शंस हैं, उन्हीं को क्या कहा गया, कई मॉड्यूल है। जैसे तुम्हें एग्जांपल दिखाएं और एक आध देखो मॉड्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट, ये देखो इसी में देखो मेन कई मॉड्यूल हैं। एक है प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, एक है स्टोर, एक है कम्युनिटी, एक है टॉपिक, एक है सपोर्ट। ये सब क्या है, कई मॉड्यूल्स हैं। कोई सपोर्ट पे काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड कोड पे काम कर रहा होगा, तो क्या कहेगा, यार हम तो प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन मॉड्यूल पे हैं। तुम बोलोगे हम फलाने मॉड्यूल पे, तुम बोलोगे हम फलाने मॉड्यूल पे। इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है, यही मॉड्यूल है। एक बड़े काम को कई छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। तो इंटीग्रेशन में, टेस्टिंग में क्या करते हैं, हाँ जोड़ते हैं। ये देखो ऐसे इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या लिख दो ऐसे भी डिफिनेशन लिखते हैं, इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी टेस्ट दैट all the modules are working properly वर्किंग प्रॉपरली। फिर एक वर्ड इस्तेमाल कर लो, क्या, टुगेदर, कि जितने मॉड्यूल्स हैं वो साथ में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। हम कहें कि मेरा जैसे मेरा हम कह रहे हैं कि मेरा जी सर्च अच्छा चल रहा है, लेकिन सर्च से हमें जो एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में जैसा रिजल्ट देना था हमने वैसा रिजल्ट नहीं दिया, और उसी रिजल्ट का ये डेवलपर इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो हम दोनों के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा या क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और ये टेस्ट किया जाएगा कि सही से सब कुछ चल रहा है दोनों जुड़ने के बाद की नहीं। ठीक है, और लेकिन याद रखना नॉर्मली ये जो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये भी किसका काम है, डेवलपर का ही काम। किसका काम है, डेवलपर का काम। ये डेवलपर करेगा, टेस्टर नहीं करेगा। टेस्टर यहां ये काम कर रहा है अपना, जब वो कर लेगा यूनिट टेस्टिंग कर लेगा और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा। अच्छा कहां करेगा, हमने एक चीज बताई है तुम लोग को, सर्वर। जैसे एक वेब एप्लीकेशन कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनका सर्वर है। तुम तो सिस्टम में मोबाइल लैपटॉप लेके बैठे हो ना, तुम तो बस क्या चला रहे हो, गूगल क्रोम ब्राउजर ही चला रहे हो। बेंगलोर में इनका क्या रखा हुआ है, सर्वर। और जो सर्वर बेंगलोर में है जिसको दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन सर्वर। क्या, जिस सर्वर पे रखे हुए सॉफ्टवेयर को दुनिया क्या करती है, इस्तेमाल करती है, या कस्टमर क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर या लाइव सर्वर। हमने दो वर्ड बताए थे, प्रोडक्शन सर्वर या लाइव सर्वर। तो सीधे कोई चीज प्रोडक्शन सर्वर पे डेवलपर नहीं डाल देता। डेवलपर सबसे पहले ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कोड को कहां डालता है, ये भी एक वर्ड लिखें। चलो थोड़ा ये रहेगा, ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो, लेकिन एक बार में तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और ये भी हम लिख देते हैं सर्वर। तो भैया इसके पहले तो BRD FRD जब बन रहा था तब कोई सर्वर पे थोड़ी चाहिए था। अब जब वो कोड लिखा वो सर्वर पे डालेगा ना, तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कोड को कहां डालेगा, डेव सर्वर। एक होगा डेव सर्वर कंपनी में, उस डेव सर्वर पे ये कोड डालेगा और फिर वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके इसकी देखेगा। जब उसकी यूनिट, अब देखो यहां पे भी इसका भी एग्जिट क्राइटेरिया होगा, डेवलपर का भी।
कि भैया वो बीआरडी अप्रूव्ड बीआरडी और एफआरडी एज एंट्री क्राइटेरिया लेगा और एग्जिट क्राइटेरिया में क्या करेगा, कोडिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वो कहेगा कि मेरा फेज खत्म है ना। तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या हो गया, डेवलप कोड फॉर रिक्वायरमेंट्स, और एक चीज ये भी लिख देते हैं, एंड यूनिट टेस्टिंग शुड बी डन एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग शुड बी डन। तो ये भैया उसका इतना वो करके देगा, और सिर्फ टेस्टिंग करेगा ही नहीं, पास सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने टेस्ट कर दिया, क्यों टेस्ट कर दिया, यही देखने के लिए ना सही है सब कुछ। तो अगर कुछ गलत उसको मिलेगा डेवलपर को तो क्या कर लेगा, किसी को बताएगा नहीं, फटाफट जल्दी से जल्दी क्या करेगा भाई, उसके पास सामने ही गलती आई थोड़ी बताएगा, तुम ही कुछ कर रहे हो गलती आई, तुम दूसरे को बताओगे यार गलत हो गया था, तो तुम सोचोगे दुनिया को गलती पता है ना, तो खुद ही फटाफट जल्दी जल्दी उसे खत्म करके यहाँ पे तो नहीं झंझट करना चाहिए। अब इसके बाद अब इधर एप्लीकेशन को कहाँ डाल देगा, कोडिंग कर लिया डेव सर्वर पे, अब कोड को वही जो कोड लिखा है उसको डालेगा कहाँ पे, टेस्टिंग सर्वर, और डेवलपर का काम खत्म। डेवलपर ने बना दिया, और इसके लिए वर्ड लिख देते हैं, कोड डिप्लॉय वर्ड लिख दे रहे हैं, डिप्लॉयमेंट फॉर टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट मतलब कोड को डाल देगा जब सर्वर पे, तो क्या कहेंगे, डिप्लॉय कर दिया गया। हम लोग कोड, हम सर्वर पे डालना वर्ड इस्तेमाल नहीं करते कि सर्वर पे कोड डाल दो, हिंदी में भले बोले, हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिप्लॉय। डिप्लॉय करने का मतलब कोई चीज इस्तेमाल होने के लिए रख देना। तो कोड को क्या कर देगा, कोड डिप्लॉयमेंट फॉर टेस्टिंग, मतलब वो टेस्टिंग करने के लिए अब क्या करेगा, अपना जो कोड होगा डेव सर्वर पे तो था, उसी कोड की एक भाई कोड है, ऐसा तो है नहीं समान है, यहां से उठा के वहां रखेंगे, अरे यहाँ पे भी था, कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी जगह रख दो। कोड क्या है, लाइन ही तो है, तो वही डेव सर्वर वाला कोड वो कॉपी करेगा और उठा के पेस्ट कर देगा कहाँ, टेस्टिंग सर्वर, और वो कहेगा हमने क्या किया है, टेस्टिंग सर्वर पे कोड डिप्लॉयमेंट कर दिया है। और अब यहाँ पे जो टेस्टर है, अब यहाँ पे काम किसका शुरू होगा, टेस्टर का, और मेन काम शुरू क्या होगा, एक तरह से टेस्टिंग। ये करेगा कौन, टेस्टर, और ये क्या करेगा, मेन काम अब क्या होगा, टेस्टिंग। और टेस्टिंग में भी क्या होगा, अब हमने बताया है तुमको, जब कोई चीज टेस्टिंग करने के लिए आती है, कोई भी चीज किसी के पास भी, तो सबसे पहले उस चीज की वो मेन चीजें चेक करता है ना। तुम्हें को अगर कोई सामान दे, तुमने हमें ऑर्डर दिया फलाना चीज में बना के दो, हमने तुमको दिया, तो तुम रंग और ये सब थोड़ा नहीं, वहां पे पहले ये थोड़ी चेक करोगे यार कहीं कलर तो नहीं इसका उड़ गया, पहले जिस काम के लिए दिया पहले वो मेन चीज चला के देखोगे ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्मोक टेस्ट लिखते हैं, जैसे इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या, स्मोक टेस्टिंग। अब इसको देखो, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, कई तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे when we get any build, अब देखो नया वर्ड इस्तेमाल कर दिया हमने, क्या, बिल्ड। अब बिल्ड शब्द क्या होता है, बड़ी जरूरी चीज है समझना। बिल्ड माने तो बनाना होता है, लेकिन हम लोग अपनी वही है ना, बहुत सी अंग्रेजी और हमारी टर्म्स में उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है टेक्नोलॉजी और फील्ड के हिसाब से, किस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो। तो यहाँ हमारे लिए बिल्ड का मतलब क्या होता है जानते हो, डेवलपर कोड लिखा ना, और उसके बाद उसको डेव सर्वर पे डाला ना, फिर उसके बाद टेस्ट किया, फिर वो कोड सही था, फिर कहाँ डाला, टेस्टिंग सर्वर पे ना। तो जब वो टेस्टिंग सर्वर पे कोड डालता है, पुराना हटाता है, भाई वहां पे कोड पड़ा था,
पुराना डिलीट करेगा, जो नया है उसे कॉपी पेस्ट करेगा और कॉपी करके वहां पे क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, और फिर कहेगा अब टेस्टिंग करो। तब हम लोग क्या कहते हैं जानते हो, कि बिल्ड आ गई। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड बिल्ड आ गई। जब कोई कभी कहे, अब हम लोग क्या बड़ा कॉमन मिलेगा, यार तुम्हारे बिल्ड आई, ऐसे पूछेंगे यार 10 बज गए अभी तक बिल्ड नहीं है। बिल्ड आई कहने का मतलब हुआ, जब एक टेस्टर कभी भी कहे कि बिल्ड आई, तो उसका मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर में पुराना हटा के टेस्टिंग सर्वर पे अब एक नया कोड, नया कोड भी क्या कहो, जो पुराना था उसमें कुछ और 4 चीजें जोड़ी गई, जो कोड था नया कोड अपडेटेड, एक और वर्ड याद रखना ना, अपडेटेड। पहले माई कोड में 100 लाइन लिखी थी, बाद में रिक्वायरमेंट के लिए डेवलपर ने 50 लाइन और लिखी, तो अपडेटेड कोड कितने लाइन का हो गया, 150 लाइन का हो गया ना, 100 और 50। अब वो क्या करेगा, टेस्टिंग सर्वर पे जो 100 लाइन का कोड होगा उसे हटाएगा और 150 लाइन का कोड उठा के रख देगा ना। तो जब वो 150 लाइन का कोड रखेगा, तभी क्या कहेंगे, जब वो कोड डिप्लॉय करेगा वो टेस्टिंग सर्वर पे, तभी हम लोग कहेंगे क्या, बिल्ड आ गई। बिल्ड का मतलब कोड जो सर्वर पे डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, जब कोई कोड सर्वर पे, हम लिख देते हैं, व्हेन अ कोड इज डिप्लॉयड ऑन सर्वर, देन इट इज कॉल्ड बिल्ड। देन दैट लिखते हैं, इसको लिखो, बिल्ड की भी लिख देते हैं पहले, बिल्ड व्हेन, हाँ बोलो, को डिप्लॉय सर्वर गॉड नहीं उसको भी बताते हैं, पहले बिल्ड समझो क्या है। व्हेन कोड इज डिप्लॉयड ऑन सर्वर, देन दैट कोड या भी लिख देते हैं, पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम लोग जब टेस्टर, याद रखना, जब डेवलपर टेस्टिंग सर्वर पे कोड डालेगा तो हम क्या कहेंगे जानते हो, एक तो हम लोग ऐसे बोलेंगे बिल्ड आ गई है, या मान लो हम आपस में हैं, चारों टेस्टर हैं, तो कहेंगे बिल्ड आ गई। लेकिन हम 8 लोग बैठे हैं, जिसमें 4 टेस्टर हैं, 2 डेवलपर हैं और ये हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे बिल्ड आ गई, तो हम कहेंगे टेस्टिंग की बिल्ड आ गई। क्या बोलेंगे, टेस्टिंग की बिल्ड आ गई। क्योंकि जब डेवलपर डेव सर्वर पे कोड डालता है, तो अगर उसी को कोई टेस्ट करेगा तो क्या कहेगा कि यार डेवलपमेंट डेव सर्वर की बिल्ड आ गई। टेस्टर क्या कहेगा, जब टेस्टिंग सर्वर पे कोड डालेगा तो क्या कहेगा, टेस्टिंग की बिल्ड आ गई। जब यूएटी सर्वर पे डालेगा तो क्या बोलेगा, यूएटी की बिल्ड आ गई। बिल्ड आने का मतलब सीधा कि उसने कोड उठा के सर्वर पे रख दिया है, अब लो तुम उसको टेस्ट करो। भाई कोड से ही तो सब हो रहा है, जितना ये फ्लिपकार्ट तुमको दिखता है ऊपर नीचे रंगीन मंगीन जो कुछ दिखता है, वो किसकी वजह से तुम्हें दिखता है, कोड की वजह से तो दिखता है। हर चीज के लिए कहीं न कहीं कोई लाइन लिखी गई है, लेकिन तुम्हें उस लाइन से मतलब नहीं। समझ में आई इतनी बात, तो लिखो, when we get any build to test, then first of all मतलब सबसे पहले we test नहीं लिख रहे हैं, we test its main, वर्ड इस्तेमाल करो तो अच्छा लगता है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी, मतलब जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए भाई तभी तो बिजनेस में आया, क्योंकि फलाना चीज उसमें काम करती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी क्या है फ्लिपकार्ट की, भैया लॉगिन होना चाहिए ना, लॉगिन नहीं कर पाओगे तो खरीदो कहां से, लॉगिन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक ऑप्शन ये भी रहे, कोई बिना लॉगिन के खरीदना चाहे तो भी ऑप्शन रहता है, बिना लॉगिन के भी खरीद ले, पेमेंट होनी चाहिए, बिल आना चाहिए, ये सब होना चाहिए कि नहीं, ये सब मेन काम उसके हैं कि नहीं। तो जब सबसे पहले तुम्हारे पास फ्लिपकार्ट टेस्ट करने के लिए आएगा, कोई बिल्ड उसकी आएगी, बिल्ड का मतलब डेवलपर ने कुछ किया और कोड कहां डाला, सर्वर पे, और तुमसे टेस्ट करने को बोला, तो तुम्हारा काम सबसे पहले क्या होगा,
फ्लिपकार्ट की मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। तो ये डिफिनेशन होगी। व्हेन वी गेट एनी बिल्ड टू टेस्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेस्ट इट्स मेन, इट्स मतलब इसकी, इट्स मतलब ये भी लिख लो, इट्स मतलब क्या, इसकी, इट्स मेन बिजनेस फंक्शन। यही है क्या, स्मोक टेस्ट। बस ऐसे ही डिफिनेशन लिखनी है, किताब उताब में नहीं ढूंढनी है, अपने मन से जो समझ रहे हैं वही हमें यहाँ पे बस इंग्लिश में लिख दें। अच्छा, और ये बिल्ड, अच्छा ये क्या लिखा, अच्छा ये अंग्रेजी ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयड। और हाँ देखो, पहले तो देखो जरा याद करो, रिंकू सर बताए होंगे तो एक चीज बताए होंगे कि इज एम आर होता है, उसके साथ वर्ब की क्या, वर्ब में क्या आता है, आईएनजी आता है, बताया ना, और वो कंटिन्यूअस होता है। जबकि यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोड इज डिप्लॉइंग नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ क्या लिखा है, कोड इज डिप्लॉयड। जबकि इज के साथ हमेशा क्या लगता है, इज एम आर के साथ वो मतलब वो क्या लगता है, आईएनजी लगता है, लेकिन हमने यहाँ नहीं लगाया। अब रीजन समझो, हम यहाँ कहना क्या क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब बताओ, व्हेन कोड इज डिप्लॉयड ऑन सर्वर, इसका मतलब हुआ जब सर्वर पे कोड डिप्लॉय किया जाता है। हिंदी क्या होगी, जब सर्वर पे कोड डिप्लॉय किया जाता है। अब बताओ इतने वर्ड में हमें करता बताओ कौन है, सर्वर है। सर्वर कहां से करता है, सर्वर ऑन 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 दी सर्वर है ना, या ऑन सर्वर है, ये तो कर्म है। हाँ सही नहीं, कोड, अब कोड अगर कहोगे सब्जेक्ट है, कोड है, तो भैया यहाँ पहले देखो कोड, देखो कोड खुद नहीं चला जा रहा है, कोड कर रहा है क्या, कोड भाई देखो, नहीं डिप्लॉय तो वर्ब है, डिप्लॉय तो क्या है, वर्ब है ना। यहाँ पे कर्ता मिसिंग है, ध्यान दो। जैसे दरवाजा बंद हो रहा है, कौन कर रहा है, हो रहा है? दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है, पानी बरस रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे काम है जो इसमें कोई कर नहीं रहा। ऐसे तुम कहते हो ना, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, स्कूल जा रहे थे, ये कर रहे थे, वहां कोई ना कोई करता था, यहाँ करता ही मिसिंग है। ध्यान से देखो, कोड इज डिप्लॉयड ऑन सर्वर। अब याद रखना, कई बार करता नहीं होगा, और ये अंग्रेजी में तुम्हें ध्यान से इस बात को पकड़नी होगी। जब तुम्हें खुद अंग्रेजी कभी हिंदी से ही अंग्रेजी में बनाना हो, और ये सोचोगे क्या, यही वर्ड तुमसे कोई बोल दे, क्या तुम्हारे दिमाग में ये आया क्या, जब कोड सर्वर पे डाला जाता है, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव है ही नहीं, यहाँ कोई करता नहीं, इसी को बोलते हैं क्या, पैसिव। जब भी याद रखो, एक्टिव पैसिव, बस इतना समझ लो, जब दिखाई दे उसमें करता गायब है और सब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, तो पैसिव में याद रखना जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वैसे तो तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया गया है तुमको, ही के साथ एस या ई एस, ही सी इट के साथ, आई के साथ नहीं। लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है तो जो तुम्हारा कोड उसके साथ क्या हो गया, यस या ये सब नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, इज एम आर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तभी ये क्या हो गया, कोड इज डिप्लॉयड। ठीक है, कोड इज डिप्लॉयड। यहां कोड करता नहीं है, कोड को ही तो डिप्लॉय किया जा रहा है। कोड एक तरह से क्या है, कर्म है ना, कोड क्या है, कर्म है ना, कोड को ही तो डिप्लॉय करना था, ऑब्जेक्ट है ये। यहां ऑब्जेक्ट को एज ए कर्ता इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वही क्या होता है, पैसिव। ये चलो रिंकू सर तुम लोग को अच्छा लिख सकते हैं ना, बाय डेवलपर सर्वर के पास, हाँ लिख सकते हैं, हाँ साफ साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब ऐसे साफ साफ हर जगह नहीं लिखा रहेगा ना, कोई बेवजह बाई नहीं लगाएगा ना, तुम किताबें पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा हर जगह, या फिर जो तुम खुद भी लिखोगे वहां भी कोई नहीं लगेगा, वो इतना समझेगा सामने वाले को कि भैया ये, अब या तो ऐसे लिख देते व्हेन कोड इज डिप्लॉयड ऑन सर्वर बाय द डेवलपर। अब तुमको लग रहा होगा कि वैसे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है ना। अब ये तुम भी जानते हो डेवलपर करता है, हम भी जानते हो डेवलपर करता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, बोलेंगे अंतिम में कि बाय द डेवलपर। अरे भाई कोड डिप्लॉय कर रहा है तो कौन होगा, डेवलपर ही होगा, बार बार थोड़ी हम कहेंगे बाय द डेवलपर ना, तुम कहीं बातचीत में इस्तेमाल करो।
या चलो इसको अभी क्लियर रहने देते हैं। और ये देखो स्मोक टेस्ट ना। तो अब ये देखो, अब अपनी एक्सेल शीट पे आ जाओ जरा। यहाँ टेस्टिंग कर रहे हो ना, टेस्टर है। अब टेस्टर यहाँ पे क्या करेगा, स्मोक टेस्टिंग करेगा। क्या करेगा, स्मोक की मेन फंक्शनैलिटी को पहले टेस्ट करेगा। अच्छा, ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में अभी भी साइकिल चल रही है डेवलपमेंट। फ्लिपकार्ट अभी भी बन रहा है। एक महीने की मान लो क्या है यहाँ पे डेवलपमेंट की, एक महीने की साइकिल है। तो अभी तक हजारों रिक्वायरमेंट बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हजारों रिक्वायरमेंट नेक्स्ट टेस्ट नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, स्मोक टेस्टिंग करेगा। अब फिर इस साइकिल में जब 1000 बन चुकी हैं, तो इस साइकिल में मान लो 10 रिक्वायरमेंट क्या आई हैं, नहीं आई हैं। तो डेवलपर ने, भाई टेस्टर ने क्या किया, टेस्ट केस लिखा किसके लिए, 1000 के लिए। हजारों के लिए तो पहले ही टेस्ट केस लिख चुका है भैया। अब ये साइकिल जैसे एक महीने की है, फ्लिपकार्ट 10 साल से चल रहा है। एक साल में 12 साइकिल हुई, 10 साल में 120 साइकिल हुई। हर साइकिल 10-10 रिक्वायरमेंट अगर ये लोग कंप्लीट करते आए होंगे, तो आज 10 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट होंगी, इसमें 1200 रिक्वायरमेंट होंगी कि नहीं। और इस बार इस साइकिल में 10 नहीं है, तो उन 1200 के लिए तो पहले ही टेस्ट केस लिख चुके हैं। मान लो इस कंपनी में फ्लिपकार्ट तुमने अभी ज्वाइन, मान लो तुम यहां से करने के बाद जाते हो फ्लिपकार्ट कंपनी को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। तो अब तुम नई साइकिल, अब साइकिल में आओगे ना, तो अब तुम क्या 1200 टेस्ट केस लिखोगे, नहीं, 1200 टेस्ट केस लिखे पड़े हैं। लेकिन अब तुम आ गए हो प्रोजेक्ट में, अब नई साइकिल जब शुरू होगी तो नई 10 रिक्वायरमेंट आएंगी, उसके लिए टेस्ट केस लिखोगे कि नहीं लिखोगे, उसी टेस्ट केसेस को बोल उसको, तो वो टेस्ट केस लिखे होगे ना। तो टेस्ट केस भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी लिख दें। टेस्ट केस, सॉरी, जो तुम्हारे टेस्ट केस हैं कौन कौन से टाइप के हैं, एक होता है क्या, स्मोक टेस्ट केसेस, और एक कहे जाते हैं क्या, सिस्टम टेस्ट केसेस। ये उन्हीं की बात हो रही है, किसकी, जो नई रिक्वायरमेंट आई। भाई इस साइकिल में नई 10 रिक्वायरमेंट आई है कि नहीं, तो उस 10 के ऊपर टेस्ट केस लिखोगे कि नहीं, क्या स्मोक भी लिखोगे, क्या स्मोक टेस्ट केसेस भी लिखोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि भैया फ्लिपकार्ट के तो मेन काम हम 10 साल से जान रहे हैं ना। तो वहां 1200 अगर टेस्ट केस लिखे, 1200 वो रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखे गए हैं, तो स्मोक तो पहले ही लिखा ही गया होगा। तो स्मोक टेस्ट केस लिखे पड़े हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको बोल रहे हैं हम क्या, सिस्टम टेस्ट केसेस, ये भी लिख दे रहे हैं, सिस्टम टेस्ट केसेस फॉर न्यू फंक्शनैलिटी। तो ये अब न्यू फंक्शनैलिटी मान लो हम बता रहे हैं, एग्जांपल जैसे लिख दे रहे हैं EG 10, कि भैया 10 आई है नई रिक्वायरमेंट, तो उन 10 के लिए क्या लिखे गए, टेस्ट केस लिखे। इजी एग्जांपल के लिए होता है, इजी लिख देते हैं। वैसे इजी का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, एग्जाम्पली ग्रेसिया करके अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। तो कहीं भी आप तुम या तो ये लिखा रहेगा इजी, या बहुत जगह लिखा रहेगा क्या, आई लिख दें, और या इजी लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो कितने हैं, 10। अब एक रिक्वायरमेंट पे अगर 10 टेस्ट केस लिख रहे हैं हम ऑन एवरेज, तो 10 रिक्वायरमेंट पे कितने टेस्ट केस हो गए, 100 हो गए ना। तुम ही देखो, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट हमारे आपके सामने की तो बात है कि रिक्वायरमेंट थी, ये देखो 2 लाइन की, और उसके ऊपर टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक्सेल में देख रहे हो कितना है ना। तो 10 रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 10 रिक्वायरमेंट के लिए तुमने 150 टेस्ट केस लिख दिए हैं, 120 टेस्ट केस लिख दिए हैं, या 80 टेस्ट केस लिख दिए हैं। ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। तो क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग करोगे, और फिर क्या करेंगे हम, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब वो जो नए टेस्ट केस नहीं लिखे हो 100, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट के लिए
2000 टेस्ट केस पहले से लिखे, 100 नए लिखे, तो पहले काम क्या होगा, स्मोक करना। जब स्मोक सही है कि स्मोक में मेन चीजें सारी चल रही हैं, तो हमारा काम होगा कि भैया जो नए टेस्ट केस लिखे हैं नई फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसको चला के देखें वो सारी नई फंक्शनलिटी काम भी कर रही है कि नहीं, कि बस डेवलपर ने कह दिया कि काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा दूसरा काम क्या होगा, सिस्टम टेस्ट। ये 2 टेस्टिंग तुम करोगे। अब इसी में मान लो टेस्टिंग करोगे, डिफेक्ट मिलेगा, क्या करोगे, अच्छा मतलब अभी वो छोड़ो, बात की बात है, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग करोगे। लेकिन ध्यान देना इस बात को, स्मोक किया, सिस्टम टेस्टिंग में कितने टेस्ट केस थे, 100, और 2000 टेस्ट केस क्या थे, पहले से लिखे हुए थे, वो 2000 टेस्ट केस भी रन करने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो नई चीज डेवलपर ने बनाई है, भाई डेवलपर ने काम करके नया कोड लिखा कि नहीं 10 रिक्वायरमेंट के लिए, और 1200 रिक्वायरमेंट पहले से बनी पड़ी है, 10 उसने नई लिखी, हो सकता है उसके नए कोड से जो पुरानी चीजें चल रही थी वो बिगड़ गई। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, अक्सर ऐसा हो जाता है। इसीलिए टेस्टर, तुम अगर एज ए टेस्टर हो, मान लो 1200 टेस्ट केस पहले से लिखे गए थे और 100 अभी तुम नए लिखे हो, तो तुम ये 100 तो टेस्ट करोगे ही करोगे। ये इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम टेस्टिंग। वो 1200 जो सब कुछ क्या चल रहा था, सही चल रहा था, वो भी टेस्ट करोगे। इसी को हमने क्या बताया है, रिग्रेशन टेस्ट। ठीक, तो ये तीनों चीज, ये चीज तुम करोगे, और जब चीजें तुम्हारी सही से टेस्ट हो जाएंगी, सब कुछ पास हो जाएगा, तब तुम कहोगे कि भैया मेरी तरफ, तुम तब इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल और होता है, ये देखना, पास ही नहीं, एक वर्ड होता है बिल्ड साइन ऑफ। तब तुमसे साइन ऑफ मांगा जाता है। साइन ऑफ का मतलब तुम सिग्नेचर करके दो कि ये जो बिल्ड टेस्ट किए हो वो सही है कि नहीं, तो तुम साइन ऑफ दोगे। टेस्टिंग तुम किए हो ना, ये कोई डेवलपर नहीं दे पाएगा, नहीं देगा, तुम कौन दोगे, तुम दोगे कि भैया हमने टेस्ट कर लिया, फलाना पर इतनी इतनी चीजें टेस्ट की, सब सही चल रहा था, परफेक्ट है, हम अपनी तरफ से बिल्ड साइन ऑफ दे दें। जब तुम बिल्ड साइन ऑफ दे देगा टेस्टर, अब वो चीज आगे टेस्टिंग में चली जाएगी किसके पास, यूएटी टीम के पास। एक और टीम होती है जिसका नाम होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब वो टेस्ट करें, ठीक है, चलो, और फिर अगर वो लोग टेस्ट कर लेंगे, चलो ये डाल ही दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद कोड डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट फॉर यूएटी। यूएटी का मतलब क्या होता है, लिख दे रहे हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक। और ये कहां पे होगा, यूएटी सर्वर। इसको टेस्टिंग कौन करेगा, इसको ये करेगी यूएटी टीम। अक्सर ये टेस्टिंग टीम नहीं होती, जो क्लाइंट होता है ना वो अपने भी 2-3 टेस्टर रखता है, वो सब भरोसा ऐसा नहीं करता कोई कि तुम लोग सब लोग कर लोगे, इस बाद 2 बंदे मेरे फिर से टेस्ट करेंगे, और उनको नाम दिया जाता है क्या, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो उनको बोला जाता है यूएटी टीम। तो यूएटी टीम वाले टेस्टिंग करेंगे, और इसको उनको बोलते भी है क्या, यूएटी टेस्टर्स। और ये भी अब ये टेस्टिंग क्या करते हैं, यही लोग जाने, ये लोग भी अपना स्मोक सब करते हैं, ठीक है, उनका उनकी मर्जी। और इसके बाद जब यहां सब कुछ सही हो जाता है, तब कहीं जाके जो कोड डिप्लॉयमेंट फॉर कस्टमर, हाँ लिख देते हैं ऑन कोड डिप्लॉयमेंट, पहले लिखते हैं फॉर कस्टमर टू यूज दी सॉफ्टवेयर। ये कहां, मतलब अब कोड डिप्लॉयमेंट कहां होता है,
अब जिस पे होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन सर्वर, या इसी का एक नाम और भी होता है क्या, लाइव सर्वर। और अब कोई टेस्टिंग नहीं होती। अब तो कस्टमर को दे दिया, क्या टेस्टिंग कर रहे हैं। अब कोई गलती होगी टेस्टर को कस्टमर पकड़ेगा, जब कस्टमर पकड़ेगा तो शिकायत करेगा। इसीलिए हम लोग चाहते नहीं कि कभी भी कुछ भी वहां तक जाए। और एक वर्ड होता है लीकेज। क्या लीक करना जानते हो ना, जैसे लीक करने लगा, हाँ, कि पानी बैग में डाला और नीचे गिरने लगा, लीक कर गया ना, इसी तरह से ये होता है। एक वर्ड इस्तेमाल हम कहते हैं कि भैया बग लीकेज नहीं होना चाहिए। इतने छान के हम क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं कि पहले डेव सर्वर पे हुई, फिर टेस्टिंग सर्वर पे हुई, फिर किस पे हुई, क्यूएटी सर्वर पे हुई। क्यों कि कोई लीक करके अब वहां प्रोडक्शन सर्वर पे ना, और प्रोडक्शन पे भी पहुंच जाता है, तब कहते हैं यार क्या बग लीकेज हो गया या डिफेक्ट लीकेज हो गया। लीक करके 3 बार छाना लेकिन फिर भी वो लीक करके निकल गया, जबकि उसको निकलना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको जरा सेव करते हैं पहले। और ये जो इसी को बता रहे थे, इसी को एक चीज और भी कहते हैं, क्या मालूम है, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यही क्या है, SDLC। ठीक है, तो चलो एक डेस्कटॉप पे इसको स्टोर कर देते हैं इसको, और आज डेट क्या है, 11 है, कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे इसे बिठाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पता है, टेस्ट केस के बारे में पता है, मॉड्यूल्स के बारे में पता है, स्मोक टेस्टिंग के बारे में पता है, बिल्ड के बारे में पता है। एक चीज और बताएं आपको, एक चीज और भी होती है, जैसे टेस्टिंग के अब आगे बताएंगे 8-9 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, टेस्टिंग के 7-8 क्या है, सिद्धांत। उसमें से एक चीज ये भी है, एक सिद्धांत क्या, कि पहला है कि टेस्टिंग ये बताती है कि डिफेक्ट है, बट टेस्टिंग ये नहीं बताती है कि डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, जैसा नहीं होना चाहिए अगर वैसा होने लगे तो, या जैसा होना चाहिए और वैसा ना हो तो फिर वो क्या है, डिफेक्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड पहला रूल क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग, एक वर्ड और लिखो इंग्लिश का, इंश्योर्स। इंश्योर मतलब निश्चित करता। टेस्टिंग इंश्योर्स देयर इज डिफेक्ट। It does not भैया टेस्टिंग ये निश्चित करता है कि डिफेक्ट है, ये निश्चित नहीं करता कि डिफेक्ट नहीं है। भाई देखो, एक चीज को टेस्ट करने के 1000 तरीके या उसमें 1000 पॉसिबल रास्ते होंगे उस चीज को टेस्ट करने के लिए, हम हजारों नहीं चला पाते, हम हजारों चीज टेस्ट नहीं कर पाते। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे 1 करोड़ प्रोडक्ट है, तो क्या सारे टेस्ट कर लोगे? तुमने मोबाइल सर्च किया, मोबाइल में सर्च किया, 100 मोबाइल आ गए, तो क्या सारा टेस्ट कर करके देखोगे कि 100 के 100 की पेमेंट हो रही कि नहीं? हम लोग ये मान के चलते हैं अगर 100 सर्च करने पे आए तो उसमें से 2-4 चला के देख लो, अगर 2-4 चल रहे हैं तो बाकी भी सही चल रहे हैं। तो टेस्टिंग से हम ये बता सकते हैं भैया, डिफेक्ट ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते टेस्टिंग के बाद इसमें डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सारी चीज टेस्ट ही नहीं कर सकते। हो सकता है 100 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट सही चल रहे हो, 99 सही चल रहे हो, एक गड़बड़ चल रहा है, तो हम ऐसी टेस्टिंग नहीं करते। जैसे
कि हमेशा नहीं कि सब कुछ टेस्ट कर डालेंगे, सब कुछ टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो टेस्टिंग हमेशा ये बताती है कि यहाँ डिफेक्ट है, लेकिन टेस्टिंग कभी ये नहीं बता सकती कि यहाँ डिफेक्ट नहीं है। भाई हम कितना भी टेस्ट करेंगे, हम पूरा सब कुछ, इसीलिए देखो इसी से जुड़ा हुआ इसका दूसरा नियम भी है टेस्टिंग का। दूसरा सिद्धांत टेस्टिंग का क्या कहता है? एग्जॉस्टिव मतलब एकदम अच्छे से, एक पूरा कोई चीज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करने का मतलब हुआ किसी चीज को पूरा ही टेस्ट कर डालना, तो वो पॉसिबल नहीं। भैया फ्लिपकार्ट पे 10,000 तरह के तो मोबाइल, हमारे ख्याल से कम 100, 150, 200 कंपनियां होंगी, हर कंपनी के 100, 200 मोबाइल होंगे, 10-15 हजार तो बस मोबाइल होंगे। फ्लिपकार्ट पे 1 लाख तो जूते होंगे एक तरह ना, 1.5 लाख तरह के तो कपड़े होंगे। कितने सामान है, क्या सब टेस्ट कर लोगे? नहीं। हम जब टेस्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? हमने सर्च किया, 10 मोबाइल आए तो 10 में से कोई एक उठा के पेमेंट करके देख लिया कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। या जिसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, क्या? 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम ही कह रहे हैं कहीं नाम डालना, यूजर नेम डालना, ठीक है, अब यूजर नेम राहुल भी हो सकता है, रमेश, दुनिया में 1 करोड़ नाम है, तो क्या 1 करोड़ नाम पे हम टेस्ट करके देखें सबका बनता है कि नहीं? हम ये मान के चलते हैं जब राहुल का बन रहा होगा तो रमेश में ऐसी कौन सी दिक्कत है, या वीरेंद्र में ऐसी कौन सी दिक्कत है? भाई हम ये भी अक्षर थे, ये भी अक्षर थे, ये भी अक्षर थे, ये चल रहा होगा तो ये भी चल रहा ही होगा ना। इतना नहीं मानोगे तो ऐसे तो हम बता तो रहे हैं, चाहे फर्स्ट नेम ये टेस्ट करना है कि वहां फर्स्ट नेम डालना, तो अब फर्स्ट नेम तुम तो यहाँ पे दुनिया में कितने लोग हैं? 1 करोड़ों नाम है कि नहीं? क्या करोड़ों नाम डाल के देखोगे तब तो पता चला फर्स्ट नेम टेस्ट करने में तुम 10 दिन लगा दोगे, पूरा सॉफ्टवेयर क्या टेस्ट होगा? बात समझ में आती है? इसीलिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ये बात समझनी है। फिर तुम सोचोगे फिर हम कैसे साइन ऑफ दे दें, तो दिमाग में आएगा ना, फिर हम कैसे साइन ऑफ दे दें, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पे ये प्रोडक्ट, ये जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है ये अगली उसमें जाएगा और वो साइन ऑफ दे देगा तो सीधे कहां चला जाएगा? कस्टमर के पास इस्तेमाल होने। इसीलिए हम ये देखते हैं, ध्यान देना, जैसे हम ही को टेस्ट करना था, मान लो हमें टेस्ट करना है, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जानते हो ना, जैसे मान लो फेसबुक पे रजिस्टर कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, तो वहां पे डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब डालना है ना, तो हमें टेस्ट करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, जैसे फेसबुक पे जो काम कर रहा होगा कंपनी में, उसको रिक्वायरमेंट में लिखा होगा, जानते हो क्या? फेसबुक में जो यूजर नेम है वो कम से कम 3 अक्षर का हो और ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का। अब ऐसा नहीं कि तुम नाम की जगह अपना कहानी लिख दोगे, नाम जहां फर्स्ट नेम डालना है उसकी भी लिमिट होती है ना, ऐसा भी नहीं ए लिख दोगे, ए कौन सा नाम होगा? नाम भी कितने लिखोगे? कम से कम 3 अक्षर का और ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर। तो अब ऐसा नहीं है हम 3 अक्षर का भी एक नाम डालें, 4 अक्षर का भी डालें, 5 अक्षर का भी डालें, 6 अक्षर का भी डालें, 7 अक्षर का डालें, 8 अक्षर, तो 15 चीज 20 चीज तो एक टेस्ट करने को भी। हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा 3 कह रहा है और कितना कह रहा है? 20, तो चलो 20 3 कितना हुआ? 23, 23 का आधा कितना हुआ? 12, तो हम कहेंगे 11-12 अक्षर का एक नाम डाल दो बस। अगर उस पे चल रहा है तो 13 पे भी, 13 अक्षर के नाम पे भी चल रहा होगा, 8 अक्षर के भी नाम पे चल रहा होगा और 7 अक्षर के नाम पे भी चल रहा होगा। तो इसीलिए हम जब भी टेस्टिंग करते हैं ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो कहे अब देखो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर टेस्ट करने के लिए, ये तो हो गया एक नाम सीधा, फिर एक ये हुआ, हाँ ये भी टेस्ट करो कि भैया 3 से 20 कह रहा है ना, 21 अक्षर डाले तब कितना होता, क्या होता है? 20 डालें तब क्या होता है? 2 अक्षर का डालें तब क्या होता है? 3 अक्षर का डालें तब क्या होता है? ये हुआ कि नहीं? तो 6-7 चीजें हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी टेस्टिंग कहीं ना कहीं थोड़ी अलग अलग दिशा में है कि नहीं? चीज एक ही है, लेकिन एक ही चीज को बार बार रिपीट या बार बार दोहराना
नहीं है, कह रहा है कि तीन अक्षर से लेके 20 अक्षर तक का नाम लेगा, तो एक 12-13 अक्षर का नाम टेस्ट, एक किसका टेस्ट कर लो 20 का, एक 21-22 अक्षर का देख लो, एक 2 अक्षर का देख लो, एक बिना नाम डाले ही देख लो। ऐसे होगी, ऐसे ही करनी चाहिए ना। अब मान लो कोई कहे कहीं पे, मान लो बहुत सी जगह रहता है ना कि कहीं ऑफिस में जाते हो, कोई सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे तुमसे शिकायत मांगते हैं। अब जो शिकायत है 10 अक्षर की भी हो सकती है। अब शिकायत में भैया कोई 2 पन्ने की शिकायत लिख दे सॉफ्टवेयर में जाके कि हम वहां गए थे फलाना जगह, ये उस डिपार्ट बैंक में गए, वहां ये ऐसे परेशान किए वैसे परेशान किया, अपनी शिकायत लिखना चाह रहे हैं। और जैसे मान लो ICICI बैंक ने दे रखा है कि किसी कस्टमर को मेरी शिकायत हो, यहाँ पे जाए और शिकायत डाले। अब शिकायत 3 अक्षर की भी हो सकती है, शिकायत 3000 अक्षर की भी हो सकती है। तो क्या हम करें, 3 अक्षर का ट्राई करें, 4 अक्षर का ट्राई करें, 5 अक्षर का ट्राई करें? ऐसे कितनी 3000 अक्षर तो कितनी हम करेंगे, तो टेस्टिंग हो ही नहीं पाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं अगर 3 अक्षर चल रहा है और 3000 है, तो हम ऐसा करेंगे, एक 100-200 अक्षर का देख लो, एक 1002 अक्षर का देख लो, एक 3 अक्षर का देख लो, एक 2 अक्षर का देख लो, एक 3000 अक्षर का देख लो, और एक 3000 से ज्यादा का देख लो। ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ऐसे हम करने लगे 3 से लेके 3000, तो पता चला 2997 अक्षर हुए। क्या 2997 इनपुट डालेंगे तब तो हम पता चला, तो 3-4 दिन बस यही देख के बताएंगे कि शिकायत वाला बक्सा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे क्या डेवलप होगा और क्या काम करेगा? इसीलिए कहा गया क्या, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये बात याद रखना। और एक और आगे का है, लेकिन एक अभी एक छोटा सा और बता दे रहे हैं, एक और दिखेगा तुमको। पेस्टिसाइड जानते हो, जो दवा छिड़कते हैं खेत में, दवा ववा कीड़ा वीड़ा मारने के लिए खेत में छोड़ते हो ना, उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। अब ये क्या कह रहे हैं, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या, पहले तो पेस्टिसाइड किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम ही हो, खेत है, अब उसमें खेती करते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया भर की ये दवाएं इसमें ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि भैया हमारा वो ये कीड़ा लग जाता है, हमारे उसमें वो कीड़ा लग जाता है फलाना। तो तुम क्या किए, गए कीड़े मारने वाली कोई दवाई लाए, खाद लाए, सब लाए, पहले साल डाले, बीमारियां नहीं हुई, कम हुई, पता चला जो तुम्हारा प्रोडक्शन था तुमने 12 क्विंटल पैदा किया। दूसरी बार फिर से वही सब कुछ डाला, कितना पैदा किया, फिर से 12 क्विंटल पैदा। तीसरी बार देख रहे हो कि यार 10 ही क्विंटल, चौथी बार पैदावार 9 क्विंटल। अब तुम परेशान कि साला हम तो वही दवाई बार बार डाल रहे हैं, पिछले साल तो 12, पिछले साल 12 क्विंटल हुआ था, इस बार साला 10 क्विंटल हो रहा है। अब किसान ने गलती कहा, किसान ने गलती ये की कि किसान ने जो फार्मूला 3 साल पहले बनाया वही फार्मूला घिसे जा रहा है, क्योंकि किसान को ये करना। अब गलती कहाँ हुई, पता चला उस दवाई तो वो उसके लिए डाल रहा था ना, दूसरी और बीमारियां भी थी। वो दवाई डालने के बाद जमीन पे क्या फर्क पड़ रहा था, ये चीज उसने नोटिस नहीं की, ये चीज उसने नोटिस नहीं की। क्योंकि हो सकता था कि अगर ये दवाई डालने के बाद जमीन में ऐसा हो रहा है तो 2 साल बाद ये वाली दवाई डाल दो तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, सही। तो उसने क्या किया, जिसे एक चीज होती है, हमेशा कहा जाता है क्या, हर जगह हमें कंटिन्यूअस मतलब लगातार इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, सुधार कर सके। तो हमें अपनी पुराने फार्मूले, पुरानी चीजों को क्या करना चाहिए, टाइम पे सुधारना चाहिए। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वही उसी ढर्रे पे वही चीज बार बार रिपीट करते रहोगे तो तुम्हें पहली बार तो अच्छा रिजल्ट मिला, धीरे धीरे वो चीज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि एक तरह से मान के चलो तुम्हारे खेत में भी एक चीज ये भी वही दवाई बार बार डाल रहे, वही कीड़े हैं ना, उन कीड़ों के अंदर ये भी आ जाएगा, इम्यूनिटी उनकी भी बढ़ जाएगी, उनके अंदर भी रेजिस्टेंस पावर, जैसे मच्छर थे सहन शक्ति उन कीड़ों में भी आ गई, वो दवाई क्या कर ले रहा है, झेल ले रहा है। तुम्हें सोचना चाहिए था कि भैया कुछ नया दवाई डाली गई, ये पेस्टिसाइड पैराडॉक्स है, ये तुम्हारे टेस्टिंग में भी चलता है। अब हमारे यहाँ कहाँ चलता है, हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं और टेस्ट करते हैं।
अब एक ही जैसे बार बार टेस्ट केस लिखोगे तो एक ही जैसे डिफेक्ट मिलेंगे और बहुत से ऐसे डिफेक्ट होंगे जो नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने टेस्ट केसेस जो लिखे हुए हैं हम लोग उनको भी बार बार पुराने टेस्ट केसेस को पढ़ते हैं, कई बार उनको रिव्यू करते हैं और उसमें गुंजाइश देखते हैं बदलाव की, चेंजेस की, सुधार की, जिससे ये नए मेरे टेस्ट केसेस नए तरह के भी डिफेक्ट ढूंढ सकें। और ये चीज क्या है, चलो ये तो आगे हम डिटेल बताएंगे पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, लेकिन ये भी टेस्टिंग के एक प्रिंसिपल्स में से एक है कि हमेशा जो चीज करो, जो कर दिया भूल मत जाओ, टाइम टाइम पे उनको भी रिव्यू करो, उनको दोबारा देखो, अब नए एंगल से सोचो। हो सकता है तुमने उस समय कुछ चीजें मिस कर दी, या हो सकता है सिस्टम में कुछ चीजें बदल गई हैं, लेकिन तुम्हारे टेस्ट केस क्या है, अभी पुराने स्टाइल में ही, नए बदलाव को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या सर टेस्ट केस जो है और कोई देखता है? नहीं, हम ही देखते हैं, बस टेस्टर सिर्फ टेस्टर देखते हैं, किसी और से टेस्ट केस का लेना देना नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अपने टेस्ट लिखे हुए टेस्ट केसेस को भी टाइम टाइम पे पुराने को भी रिव्यू करो, देखो, क्योंकि सिस्टम तुमने उनको लिखा था 8 महीने पहले, तब से सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ तरह की चीजें हुई, तुम उस बारे में सोच ही नहीं रहे हो, अब पता चला टेस्ट केस तुम लिखे हो, क्या तुम ही रन करोगे? ये जरूरी नहीं है। रन लिख हम रहे हैं, रन हो सकता है ये करें, तो उसमें हमेशा देखनी चाहिए क्या सुधार की कुछ गुंजाइश है या नहीं। अगर हमें उसमें लगे तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, यार ये चीज इतने दिन कि हमने तो ये लिखा था, बाद में सिस्टम में ये नया चेंज हो गया, तो एक नई चीज और भी टेस्ट करनी चाहिए, तो इसी टेस्ट केस में हम वो चीज क्या कर दें, ऐड कर दें। लेकिन देखेंगे उसके बारे में, सोचेंगे सुधार के इंटेंशन से, मोटिव से, तब तो ऐसा करेंगे। और नहीं करेंगे तो वही चीज बार बार टेस्ट करते रहेंगे और उस पर कोई डिफेक्ट पाए, भाई उस पर जो डिफेक्ट आने थे वो फिक्स हो गए, और वही चीज बार बार करो कोई डिफेक्ट ही नहीं आएगा। दूसरी चीजों पे डिफेक्ट थे, अगर तुमने टेस्ट केस में थोड़ा बहुत सुधार कर देते तो अलग तरह के भी डिफेक्ट तुम्हारा टेस्ट केस कैच करने लगता। इसीलिए कहते हैं पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जो किया है उसमें सुधार की संभावना हमेशा रहती है। अपनी की हुई चीजों को टाइम टाइम पे एक बार रिव्यू करो, देखो, अगर लगता है इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो करो। वही जैसे किसान, एक बार दवा से रिजल्ट मिल गया इसका मतलब नहीं है कि उस दवा से हर साल ही मिलेगा, इससे तुम्हारे भाई बहुत सी चीजों का फैक्टर है। जब तुम वो दवा डाले थे तब हो सकता है मौसम गर्म था, अब जब ये दवा डाल रहे हो मौसम क्या है, ठंडा है या बारिश आ गई है, तो हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। तो भाई वही किसान अच्छी पैदावार कर पाएगा, वही सारे रिस्क मैनेज कर पाएगा जो इस एंगल से सोचेगा, जो बस ये देखा है कि भैया फेंक देना, फेंक दिया खाद, पता चला कोई फायदा ही नहीं, खाद का भी पैसा गया और जो कीड़े मकोड़े मारने थे वो भी ना मरे। इसीलिए हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, तो टाइम टाइम पे हमको चीजों, पुरानी चीजों को भी रिव्यू करना चाहिए। क्लियर है ये? तो ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन यार ये वीडियो सुन रहे हो कि नहीं? अगर नहीं सुन रहे तो फिर हम क्यों बनाए बताओ? और इसको जमा मत करो, इसको जमा करके रखें, बाद में देखेंगे। बाद में क्यों देखोगे भाई, बाद में क्यों? और हम चाहते हैं तुम्हारी वीडियो रहे तुम्हारी क्लास के, जिससे तुम उसका अपने दिमाग को रिलेट कर पाओ, है ना।